हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 6 में। दोस्तों, जो जर्नी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में शुरू की कि एक्चुअली इकोनॉमिक प्लानिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसी को हमने आगे एक्सपेंड किया लेक्चर नंबर 5 में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर रहा, जिसमें हमने आपको वो सभी प्लान्स, उनकी डिटेल्स, उसके क्या प्रोविजंस रहे, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स रहे, चाहे वो सर्वोदय प्लान हो, चाहे वो पीपल्स प्लान हो, चाहे वो फिकी प्लान हो, चाहे वो गांधीयन प्लान हो। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट बेसिकली प्लान्स रहे, चाहे नेशनल प्लानिंग कमेटी हो 1938 की, जिसकी रिपोर्ट 1949 में पब्लिश हुई, किस तरीके से वो डिस्कशंस, वो डेलिब्रेशंस, वो कमिटीज, वो रिपोर्ट्स, वो स्टडीज, वो थॉरो सर्वे इंडिया की नीड्स का, और उन नीड्स से क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आए कि किस तरह की होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी। और उसका एक मेजर आउटकम निकला कि इंडिपेंडेंस के बाद जब पावर इंडियंस के हाथ में होगी, तो चाहे कैसी भी इकोनॉमी हो, लेकिन एक बात बहुत सर्टेन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो प्लान्ड इकोनॉमी होगी। और सबसे पहले कौन सा कंट्री था जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग को रियली अपने कंट्री में इंप्लीमेंट किया हो? थोड़ा सा याद करिए लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। रशिया ने 1928 में अपना पहला 5 ईयर प्लान रोल आउट किया, और पूरी दुनिया ने बड़े इंटरेस्ट के साथ देखा कि इन 5 ईयर प्लान्स को यूटिलाइज करके रशिया कैसे तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करता चला गया। उसके बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अगर आप देखें तो उसमें फ्रांस पहला कंट्री रहा जिसने एक्चुअली प्लानिंग शुरू की अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया के लिए बहुत क्लियर था कि हम लोग भी प्लान्ड इकोनॉमी को ही चूज करेंगे। कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग प्लान्स निकलकर सामने आने लगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में काफी डिस्कशन किया। आज का ये जो लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 4 से जो जर्नी स्टार्ट हुई, लेक्चर नंबर 5 में जो जर्नी हमने ट्रैवल की, उसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने में, बढ़ाने में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज प्लानिंग इन इंडिया का पार्ट 2 हम कवर करेंगे। आज डिटेल में बेसिकली हम कवर करेंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद, प्लानिंग कमीशन बनने के बाद, किस तरीके से सेंट्रल प्लानिंग, किस तरीके से स्टेट लेवल प्लानिंग, किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और जो सेंट्रल प्लानिंग है उसके क्या मेजर कंपोनेंट्स रहे, हर प्लान के क्या बेसिकली की फीचर्स रहे, क्या उसके पॉजिटिव्स रहे, क्या उसके गैप्स रहे, क्या उसके नेगेटिव्स रहे। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 6 को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सेंट्रल प्लानिंग के बारे में, मतलब कि ऐसे प्लान्स जो कौन फॉर्मुलेट करता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फाइनेंस भी करती होगी ताकि नेशनल लेवल पे उन प्लान्स को प्रॉपरली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऐसे प्लान्स जिनका फॉर्मुलेशन, जिनकी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, ऐसे प्लान्स को कहा जाता है सेंट्रल प्लान्स। तो इतने सारे साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, कौन से वो इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान्स इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए होंगे? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इनको लॉन्च किया और उसके बाद वो वहीं रुक गया, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अगली गवर्नमेंट ने इनको फॉलो अप नहीं किया। 3 बेसिकली मेजर सेंट्रल प्लान्स निकलकर सामने आते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, लेकिन उसके बाद की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा, उसके इंप्लीमेंटेशन को कैरी ऑन किया। और ये तीनों सेंट्रल प्लान्स के बारे में आज के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। कौन कौन से होंगे तीनों सेंट्रल प्लान्स, जरा गैस करिए। पहला, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स रहे, जो प्लानिंग कमीशन की लीडरशिप में बेसिकली बनाए गए, रोल आउट किए गए, इंप्लीमेंट किए गए। दूसरा, 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में बेसिकली लॉन्च किया गया, इसकी डिटेल्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। और जो तीसरा सेंट्रल प्लान है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको MPLAD स्कीम भी कहा जाता है। अब
इन तीनों सेंट्रल प्लान्स की डिटेल्स में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए। और जो 5 ईयर प्लान्स हैं आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, इसकी जो फाइनल डिटेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आज के लेक्चर में एक एक 5 ईयर प्लान को डाइसेक्ट करके उसकी डिटेल्स को आपके साथ शेयर किया जाए। जो रेफरेंस बुक्स हैं आज के लेक्चर के लिए, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है इस पूरी सीरीज के लिए, वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इसके अलावा कुछ एडिशनल मटेरियल भी हम लोगों ने रेफर करने की कोशिश की है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स अगर आप पूरी इंडिया की प्लानिंग प्रोसेस में देखें, चाहे आप नेशनल लेवल देख लें, सेंट्रल लेवल देख लें, डिसेंट्रलाइज लेवल पे देख लें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान माना जा सकता है, जो स्टार्ट हुआ 1951 से, और 1951 से रोल आउट होने के बाद लगातार गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट, साल के बाद साल, ये लगातार पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट होता रहा। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, ज्यादातर कंट्रीज में एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी कही जा सकती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से उन प्लान्स को, चाहे वो 5 ईयर प्लान्स हो या कोई और तरीके का प्लानिंग एक्सरसाइज हो, अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से टेलर मेड करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन प्लानिंग प्रोसेस ज्यादातर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ती रही। कुछ ऐसे अनस्टेबल मोमेंट्स भी आए, कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स भी आए, जिनमें शायद प्लानिंग प्रोसेस थोड़ी सी रुक सी गई, थोड़ा सा पॉज हो गया, थोड़ा सा हॉल्ट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से इट स्टार्टेड टू रोल बैक ऑन। कई सारे नए डेवलपमेंट्स जो एक प्लान से जो हमारी लर्निंग्स रही उसको हमने नेक्स्ट प्लान में इंप्लीमेंट किया, उसकी जो लर्निंग्स रही उसको नेक्स्ट प्लान में इंप्लीमेंट किया, और ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। तो चलिए एक एक करके एक कंसाइज डिस्कशन में एक एक 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं, ताकि आप अप्रिशिएट कर पाएं कि कब से कब तक वो प्लान रोल आउट हुआ, क्या उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, क्या उसके अंदर इश्यूज थे, और रफली क्या उसका इंपैक्ट रहा, ओवरऑल उसका क्या रिजल्ट रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब इंप्लीमेंट हुआ होगा? 1951 टू 56। और 1951 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त हमारे इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब रही। तो उस वक्त इंडिया कई तरह की इकोनॉमिक इश्यूज को बेसिकली फेस कर रहा था, जिसकी वजह से लार्ज स्केल फूड ग्रेन्स हमको इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, क्योंकि हम इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके, पूरे कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, जिसकी वजह से प्राइस राइज एक मेजर बेसिकली उस वक्त का प्रॉब्लम था। और इन दोनों इश्यूज को, लार्ज स्केल फूड ग्रेन इंपोर्ट और प्राइस राइज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान है, उस पहले 5 ईयर प्लान में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इंडिया की, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें इरिगेशन है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मेजर फोकस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर पर फोकस होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं होगा। इनफैक्ट पूरे प्लान का 44.6% प्लान आउटले डेडिकेटेड किया गया जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 4 को अगर आप याद करें, लेक्चर नंबर 5 को अगर आप याद करें, तो उसमें हमने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयूज या गवर्नमेंट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करेगा इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद। इसमें बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ, अल्टीमेटली कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे हमारी लीडरशिप पहुंची कि पहला तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइम मूविंग फोर्स नहीं होके इंडस्ट्रीज हमारी प्राइम मूविंग फोर्स होंगी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक इंपॉर्टेंट लीड लेंगी, रोल बेसिकली प्ले करेंगी, प्लस हमारी इकोनॉमी जो होगी वो एक्चुअली प्लान्ड इकोनॉमी होगी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे मेजर फोकस, 44.6% जो प्लान आउटले है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए बेसिकली डेडिकेटेड हुआ। साथ ही साथ ये पहला प्लान रहा जहां पे आइडियाज सच एज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबको बेसिकली लाया गया एक हमारी प्लानिंग प्रोसेस में। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा होगा पूरे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा पूरी प्लानिंग प्रोसेस के साथ।
तो इसका जो रिजल्ट आप कह सकते हैं शायद उतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, बट दिस वाज स्टिल ए गुड स्टार्ट। हमने शुरुआत की, अपने एरियाज, प्रायोरिटी एरियाज को क्लियरली आइडेंटिफाई किया, उनके लिए रिसोर्स एलोकेशन बेसिकली करना शुरू कर दिया, कहां पे किस तरह की इंडस्ट्रीज होंगी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन पे क्या फोकस होगा, हमारी इंडस्ट्रीज पे क्या फोकस होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे क्या फोकस होगा। इसकी शुरुआत हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 के बीच में इंप्लीमेंट किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा स्टार्ट हुआ 1956, खत्म हुआ 1961। और इस प्लान में जो मेजर स्ट्रैटेजी थी, उसका जो मेजर एम्फेसिस था, वो एक्चुअली था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियल बेस को हम कैसे बढ़ाएं, खासतौर से हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं और हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956-61। किसने इसको डिजाइन किया होगा, डेवलप किया होगा? बहुत फेमस नाम है, पहले भी मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, प्रोफेसर मैलोनोबिस। और उस वक्त क्योंकि ये एक अजम्पशन था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक क्लोज टाइप इकोनॉमी है, तो फूड शॉर्टेजेस, कैपिटल शॉर्टेजेस हमको सेकंड 5 ईयर प्लान में भी लगातार देखने को मिली। फिर हम मूव करते हैं हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान। बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड रहा थर्ड 5 ईयर प्लान का। जो थर्ड 5 ईयर प्लान का प्लान पीरियड रहा 1961 टू 1965। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान में कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अलावा इंडस्ट्रीज पे, उसके अलावा जो रीजनल डेवलपमेंट है या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है, उस पे पहली बार फोकस दिया जाने लगा हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान्स पे। तो एक अच्छा फ्रेमवर्क हम लोगों ने बनाया थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 65। लेकिन इस प्लान पीरियड या इसके इंप्लीमेंटेशन 61-65 के बीच में कई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, और जिसकी वजह से इसका रिजल्ट शायद हमें उतना इफेक्टिव नहीं मिल पाया जितनी हमें उम्मीद रही। पहला इवेंट रहा हमारा वॉर चाइना के साथ 1961-62 का, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर 1965-66 का गुजरात बॉर्डर पे, उसके अलावा कई सारे ड्रॉट्स, फेमिन्स 1965-66 के बीच में। और इस वजह से दो वॉर्स, ड्रॉट्स, फेमिन्स एटसेट्रा, इसकी वजह से काफी सारी हमारी जो कैपिटल थी, जो हमारा पैसा था, हमारे फंड्स थे, उनको एक्चुअली डाइवर्ट हमें करना पड़ा ऐसे एरियाज में जो कि हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं थे। और इस वजह से अगर आप ओवरऑल इंपैक्ट देख लें हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान का, तो ऐसा लगता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर बेसिकली रहा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो जब वॉर हुआ बेसिकली 1965 का पाकिस्तान के साथ, 1965-66 का पाकिस्तान के साथ, उसके बाद 3 एनुअल प्लान्स आए, और ये 3 कॉन्जिक्यूटिव एनुअल प्लान्स रहे 1966 से लेके 69 के बीच में। इनफैक्ट 1966 से जो फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा इंप्लीमेंट होना था, फोर्थ 5 ईयर प्लान पूरी तरह रेडी भी हो गया, लेकिन दो वॉर्स, फेमिन्स, फंड डाइवर्जन और चाइना के साथ जो हमारा वॉर हुआ, उसका जो रिजल्ट रहा, उन सबसे काफी परेशान होकर, थोड़ा सा मोरल डाउन होके, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि 1966 से हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को रोल आउट नहीं करेंगे। उसके बजाय हम 1966-67 के लिए एनुअल प्लान, 1 साल का प्लान ही बेसिकली रोल आउट करेंगे। और इन्हीं रीजंस की वजह से जब 1966-67 में पहला एनुअल प्लान रोल आउट किया गया, तो 67-68 और 68-69 अगले 2 साल भी 2 और एनुअल प्लान्स रोल आउट किए गए। लेकिन ये जो तीनों एनुअल प्लान्स हैं 1966, 67, 67, 68, 68, 69, इनका जो ब्रॉड कंटूर था, वो जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान रेडी था इंप्लीमेंट होने के लिए 1966 से बेसिकली लेके 1971 के बीच में, उसी फ्रेमवर्क से बेसिकली मैच करता हुआ रहा। और इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इस पूरे पीरियड को 1966 से 69, जहां हमने 5 ईयर प्लान को बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, इसको कहा कि दिस वाज ए डिसकंटिन्यूटी इन द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस। और इसको एक नाम दिया गया जो बहुत फेमस नोमेनक्लेचर है।
इसको कहा गया 60 से 69 को प्लान हॉलिडे, क्योंकि एक्चुअली ये वो पीरियड रहा जहां पे 3 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद जो 4th 5 ईयर प्लान था उसको इंप्लीमेंट करने के बजाय जो भी फाइनेंशियल या बाकी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे या जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रहा उस वक्त कंट्री में, हमें प्लान हॉलिडे के लिए जाना पड़ा बिकॉज द प्लानिंग वाज ऑन ए हॉलिडे. सो प्लान हॉलिडे इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर 3 एनुअल प्लान्स 1966, 1967, 68, 69. फिर हम पहुंच जाते हैं 69 का जब 3rd एनुअल प्लान बेसिकली खत्म हुआ, तब हमने अपना 4th प्लान या 4th 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया. और जो 4th 5 ईयर प्लान है इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड रहा 1969 से 1974. ये जो 4th 5 ईयर प्लान था इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, स्ट्रैटेजी थी, वो बेस थी या कही जाती है गाडगिल स्ट्रैटेजी. और इसमें बहुत स्पेशल फोकस दिया गया कि किस तरीके से ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि ग्रोथ भी हो लेकिन स्टेबल बेसिकली ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो और अल्टीमेटली सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके. इस स्ट्रैटेजी पे फोकस किया गया जिसको गाडगिल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है. लेकिन इस प्लान पीरियड के दौरान भी कई सारे ड्रॉट्स फेस करने पड़े हमारी कंट्री को. और एक सेकेंड वॉर जो इंडो पाक वॉर है 1971-72 का, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, इस इंडो पाक वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारे फंड डाइवर्जन जो हमें करने पड़े, उसकी वजह से एक अच्छा प्लान होने के बावजूद भी आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस का जो बेसिक अंडरलाइन बेडरॉक थी इस 4th 5 ईयर प्लान की, गाडगिल स्ट्रैटेजी की, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही. एक और चीज जो इस 4th 5 ईयर प्लान के बारे में क्लियरली निकल के आती है कि ये पहली बार देखने को मिला हमारे 4th 5 ईयर प्लान से कि जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस है इसका अब पॉलिटिसाइजेशन या राजनीतिकरण होना शुरू हो चुका था. ये ऐसा प्लान था, इसमें कई सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स कि जिससे आप अपने वोट बैंक को बेसिकली खुश कर सकें. और जिसका नतीजा यह रहा कि बहुत सारे प्लान्स जो हमने 4th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किए, हो सकता है फिजिकली, फाइनेंशियली प्रूडेंट ना हो, इकोनॉमिकली इतने सेंसिबल ना हो, लेकिन क्योंकि पॉपुलिस्ट डिजाइन है, लोगों को खुश करना है, सेटिस्फाई करना है, तो इस वजह से इकोनॉमिकली शायद वायबल नहीं थे. और अल्टीमेटली इस सब का रिजल्ट यह निकला कि 4th 5 ईयर प्लान के दौरान हमें बहुत हाई इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, उसके अलावा इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, फिर सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर देखने को मिला. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, 4th 5 ईयर प्लान, ये वो प्लान पीरियड रहा 1969 से 74 का जिसमें जो पूरा प्रोसेस रहा नेशनलाइजेशन का, कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया, और ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा रेगुलेशन पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे स्टार्ट हुआ 4th 5 ईयर प्लान. और ये अगले 20 साल, रफली अर्ली 1990s तक, ये ज्यादा रेगुलेशन, सेंट्रलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस और पॉपुलिस्ट डिजाइन कंटिन्यू करता ही रहा, जब तक कि अर्ली 1990s में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ कि हमारे पास इतना फॉरेक्स नहीं रहा कि हम अपने लोन्स को वापस चुका सकें. तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये जो पॉपुलिस्ट डिजाइन है, जो इकोनॉमिकली शायद इतनी वायबल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है. इस पूरे प्लान पीरियड के दौरान 69-74 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली ज्यादा फोकस दिया गया और इस वजह से प्लानिंग प्रोसेस ज्यादा सेंट्रलाइज बेसिकली होती हुई दिखाई दी. 4th प्लान से स्टार्ट होके 4th प्लान के बाद जो भी प्लान आया उसमें पूरी प्लानिंग प्रोसेस और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड. तो 4th 5 ईयर प्लान, गाडगिल स्ट्रैटेजी, ideas of growth with stability and ultimate objective is self reliance. ड्रॉट्स हुए, इंडो पाक वॉर हुआ, कैपिटल डाइवर्जन हुआ, पॉलिटिजाइजेशन ऑफ प्लानिंग हुआ, पॉपुलिस्ट डिजाइन हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट्स, सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. और ये सब 1990s तक बेसिकली ऐसे ही चलता रहा. ज्यादा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्ट हो गई. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 5th 5 ईयर प्लान है.
जो कि 1974 से 1979 के पीरियड के लिए रोल आउट किया गया। और इस प्लान का जो मेजर फोकस था वो फोकस रहा पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाए और आत्मनिर्भरता। इसमें भी वही थीम रही जो हमने प्लान नंबर 4 में देखी कि पॉपुलर रेटोरिक रहा पॉवर्टी एलिवेशन का। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन पे ज्यादा फोकस दिया जा सके, इस वजह से हालांकि ये प्लान रोल आउट स्टार्ट हुआ 1974 से 1979 5 साल के लिए, लेकिन इसके एक साल बाद ही 1975 में ही गवर्नमेंट ने अलग से एक और प्लान लॉन्च किया जिसको कहा जाता है 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो हम कुछ डिटेल में बाद में आपसे बात करेंगे, जिसका मेन फोकस रहा कि किस तरीके से पॉवर्टी, गरीबी को इंडिया से हटाया जा सके। और इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक्चुअली ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जो स्टार्ट कब हुआ था, 4th 5 ईयर प्लान, उसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। 4th 5 ईयर प्लान से हमने देखा कि पूरी प्लानिंग प्रोसेस पॉलिटिसाइज होने लगी। 5th 5 ईयर प्लान में हमने उसको और ज्यादा पॉलिटिसाइज होते हुए देखा, जिसकी वजह से जो 5th 5 ईयर प्लान का पीरियड रहा 74 to 79, इसमें हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा कंट्री को। और ये 5th 5 ईयर प्लान ही रहा कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई एक्चुअली बढ़ने लग गई कि गवर्नमेंट को इन राइटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और नया फंक्शन हैंडओवर करना पड़ा कि अब ये आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्चुअली जॉब होगा, फंक्शन होगा कि कैसे वो पॉलिसीज के थ्रू अपनी महंगाई दर या इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करेंगे। और ये 5th 5 ईयर प्लान ही है कि ये जो फंक्शन आरबीआई को दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये आज तक आरबीआई कैरी आउट करता जा रहा है। इसके अलावा इस 5th 5 ईयर प्लान में एक जुडिशियस प्राइस वेज पॉलिसी को भी स्टार्ट किया गया कि जो इन्फ्लेशन है, इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो एक प्राइस वेज पॉलिसी भी लॉन्च की जाए कि कितनी बेसिकली वेज होनी चाहिए। ओवरऑल इंपैक्ट देखें आप इस 5th 5 ईयर प्लान जिसका पीरियड रहा 74 to 79, तो इस पूरे पीरियड में हालांकि इसको लॉन्च पर्पज से किया गया था, ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया था कि एक्चुअली पॉवर्टी को घटाया जाए, सेल्फ रिलायंस को अचीव किया जाए, लेकिन इसका एक्चुअल आउटकम अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्लान पीरियड में जो सोशो इकोनॉमिक और रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल और बाकी मेजर्स लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी शायद इतने इफेक्टिव नहीं हुए वो इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी हमने कब स्टार्ट की थी, नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो 4th 5 ईयर प्लान में हमने स्टार्ट की थी वो 5th 5 ईयर प्लान में भी कैरी ऑन करती रही। और ये 5th 5 ईयर प्लान ही कहा जाता है कि जिसमें जो ओवरऑल क्वालिटी है गवर्नेंस का वो काफी डिटोरिएट होते हुए देखा गया। और ये 5th 5 ईयर प्लान पीरियड ही है 5th 5 ईयर प्लान पीरियड ही है 1974 to 1979, जिसमें क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट बेसिकली नेक्सस देखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईजैकिंग द एंटायर पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो प्लान पीरियड है 74 to 79, इसमें एक बहुत मेजर डिस्टर्बेंस देखा गया। और 70 की आपको इमरजेंसी तो याद होगी ही दोस्तों। तो जब ये प्लान पीरियड रोल आउट किया जा रहा था, इंप्लीमेंट किया जा रहा था, उसी वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। उस वजह से प्लानिंग प्रोसेस बीच में ही डिसरप्ट हो गई। बाद में इमरजेंसी को हटाया गया, इलेक्शंस हुए और 1977 में गवर्नमेंट चेंज हुई। 1977 में किसकी गवर्नमेंट आई होगी? टेक ए गैस, जनता पार्टी की। और कई बार होता है कि कोई प्रोसेस, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम अगर किसी एक गवर्नमेंट ने शुरू की है तो कई बार हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट आके उसको फाइन ट्यून करे, कई बार रीनेम कर दे, कई बार चेंज कर दे, हटा दे, कई बार हो सकता है एक्सेप्ट कर दे, कंटिन्यू बेसिकली रखे। तो जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हालांकि ये प्लान जो कि 1974 से 79 में खत्म होने वाला था, एक साल इसका सिर्फ और बचा है, लेकिन इस प्लान को हम अब यहीं खत्म करेंगे। इसको हम 79 तक वेट नहीं करेंगे खत्म होने का, और हम अपना
बेसिकली नया प्लान लॉन्च करेंगे। कुछ समरी हो जाए इस पूरे डिसीजन मेकिंग की। जनता गवर्नमेंट ने जो 5th 5 ईयर प्लान है, जो बेसिकली हमारा लॉन्च हुआ 74 में, खत्म होता 79 में, इसका जो खत्म होता 78 79 में, उसके बजाय इन्होंने 77 78 में ही इसको ट्रंकेट कर दिया, खत्म कर दिया इसके टर्मिनल ईयर से पहले ही, और अपना फ्रेश प्लान 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया 1978 से 83 के लिए, जिसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। तो ये जनता गवर्नमेंट ने जो पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसका जो 5th 5 ईयर प्लान था 1974 से 79 के बजाय 78 पे ही खत्म कर दिया, और अपना 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया 78 से 83। ये जो 6th 5 ईयर प्लान जनता गवर्नमेंट ने पुराना 5 ईयर प्लान पूरी तरह अपने 79 तक खत्म होने से पहले ही खत्म करके नया लॉन्च किया, इसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। और 1980 में सिर्फ 2 साल बाद ही गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई, कांग्रेस फिर से एक्चुअली सेंटर में पावर में आ गई, और ये जो जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था, यह नया 6th 5 ईयर प्लान किया था 1978 में, इसको 1980 में ही खत्म कर दिया, इसको 83 तक बेसिकली कंटिन्यू नहीं करने दिया। और कांग्रेस गवर्नमेंट जो पावर में आई एक्चुअली 1980 में, उन्होंने कहा कि जनता गवर्नमेंट का जो 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 78 से 83 के लिए, वो 1980 में ही खत्म होगा, और हम अपना फ्रेश नया 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1980 टू 85। लेकिन तब तक 2 साल जनता गवर्नमेंट के 5 ईयर या 6th 5 ईयर प्लान था, उसके ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, क्योंकि 78 से 83 के लिए लॉन्च किया था रोलिंग प्लान या 6th 5 ईयर प्लान जनता गवर्नमेंट द्वारा, तो 78 से 80 तक 2 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन आया कि आपने 1980 में ही इस 6th 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, तो ये 2 साल जो ऑलरेडी हो चुके हैं इसके इंप्लीमेंटेशन के, इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि तभी तो 1980 से 85 के लिए आप अपना नया 6th 5 ईयर प्लान बेसिकली लागू करवा पाएंगे। तो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उस वक्त के प्लानर्स ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने, डिस्पेंसेशन ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इन 2 साल 78 79 79 80 को एडजस्ट किया। जो पहला साल रहा, फर्स्ट ईयर रहा 1978 से 79, इसको ऐड कर दिया गया जो 5th प्लान था गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस का, जिसको 1974 से लेकर 1979 तक रोल आउट होना था, लेकिन जनता गवर्नमेंट ने इसको 1978 में ही खत्म कर दिया। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि जनता गवर्नमेंट का जो 6th 5 ईयर प्लान है 1978 से 83, उसका 1 साल उसमें ऐड कर दिया जाए। तो जो पुराना कांग्रेस का 5th 5 ईयर प्लान था, जो कि सिर्फ 4 साल बाद ही जनता गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, वो अब पूरा 5 साल का हो जाएगा। और 5th 5 ईयर प्लान ऑफिशियली अब फिर से 1974 से 1979 का हो जाएगा। और जो सेकेंड ईयर है जनता गवर्नमेंट के 6th 5 ईयर प्लान का 1979 से 1980, इस पर्टिकुलर 1 साल को 5 ईयर प्लान का पार्ट ना मानते हुए इसको फिर से एक एनुअल प्लान माना जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों कितने एनुअल प्लान रोल आउट हो चुके थे इंडिया में? 3। कब? 1966, 67, 67, 68, 68, 69, और उसके बाद अब फिर से 1979 और 1980 का 6th 5 ईयर प्लान जो रहा जनता गवर्नमेंट का, उसके इस 1 साल को कांग्रेस गवर्नमेंट जब 1980 में वापस आई, उन्होंने 1 साल को एनुअल प्लान के रूप में डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो एनुअल प्लान रहा 1979-80, इसको जो रोलिंग प्लान था जनता गवर्नमेंट का, जो उनका खुद का 6th 5 ईयर प्लान भी कहा जाता था, जो एक्चुअली रोल आउट कब से कब तक होना था? वो होना था 1978 से 73, उसका लास्ट बेसिकली रेमिनेंट या उसका बचा कुचा हिस्सा कहा जा सकता है। उसके बाद जो ये 1978 से 83 वाला ओरिजिनल 6th 5 ईयर प्लान जनता गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया, कांग्रेस गवर्नमेंट के 5th 5 ईयर प्लान का 1 साल काट के, वो एक्चुअली ऑफिशियल प्लान नहीं बन पाया इंडिया का, क्योंकि जैसा हमने कहा जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1980 में वापस लौट के आई, तो उन्होंने कहा कि 78 में जो लॉन्च किया है जनता गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान,
80 तक 2 साल हो गए, अब इसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इन दोनों सालों को हम एडजस्ट कर देंगे। पहले साल को हम 5th 5 ईयर प्लान में ऐड कर देंगे ताकि वो पूरा 5 साल का पीरियड बन जाए, और जो सेकेंड ईयर है इसका 78 79 उसको हम एक एनुअल प्लान में कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि ये जो 6th प्लान था 1978-83 जनता गवर्नमेंट का, ये ऑफिशियल पार्ट नहीं बन पाया हमारे 5 ईयर प्लान्स का, लेकिन इसके जो आइडियल्स थे वो कुछ नए टाइप के थे। जैसे इसमें कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टोटल इंडिया में बैन होगा, एक रिन्यूड थ्रस्ट होगा प्राइस कंट्रोल पे, और हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म कर पाएंगे, कैसे रिजुविनेट कर पाएंगे, इस पे भी एक मेजर फोकस रहेगा। अब ये शायद पहला प्लान होगा जिसका फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे, साथ ही साथ ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और इसको कहा जा सकता है सेकेंड फेज ऑफ द रिवाइवल ऑफ द पीआरआईज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एग्रीकल्चर पे फोकस, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस। तो कुछ नए एरियाज जनता गवर्नमेंट के ओरिजिनल 6th 5 ईयर प्लान या जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है 78-83 के लिए जो प्रपोज था उसमें निकल कर आए। क्या निकल के आए? कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, पीडीएस को रिफॉर्म करेंगे, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस होगा, पीआरआईज या पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे मेजर फोकस रहेगा। उसके बाद जब इसको 80 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और कांग्रेस अपना 6th 5 ईयर प्लान लेके आई, तो उसका जो मेजर एक बड़ा स्लोगन रहा, गरीबी हटाओ, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। 75 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही अपना अलग से 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव यही था 5th 5 ईयर प्लान के दौरान कि उन 20 पॉइंट्स के थ्रू कैसे हम गरीबी को, पॉवर्टी को इंडिया से हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और एक नाम दिया गया डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच मतलब कि गवर्नमेंट अब डायरेक्टली इंटरवीन करेगी डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू, ताकि सिर्फ ट्रिकल डाउन थ्योरी पे अब पूरी तरह रिलाई नहीं किया जा सके। कि अगर आप इंडस्ट्रियल बेस बना देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, तो उसका फायदा ऑटोमेटिक मासेस को पहुंच जाएगा। अब वो अप्रोच बंद, उसको मतलब मॉडिफाई किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। अब डायरेक्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए कि गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने प्लान्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू डायरेक्टली लोगों की लाइफ में इंटरवीन करके गरीबी हटाने के जो मेजर्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के जो मेजर्स हैं, उनको और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगी। और इस कांग्रेस के 1980 to 85 जो 6th 5 ईयर प्लान रहा, इसका मेन फोकस रहा कि किस तरीके से जो सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, रीजनल डिस्पैरिटीज जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके अलावा टारगेट ग्रुप अप्रोच, एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया इस 6th 5 ईयर प्लान, और इसको कई सारे नेशनल लेवल प्रोग्राम्स के साथ लॉन्च किया गया कि आप टारगेट ग्रुप्स आइडेंटिफाई करिए जिनको एक्चुअली डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत है, ताकि पॉवर्टी को वहां से एलिमिनेट किया जा सके, हटाया जा सके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। 2 6th 5 ईयर प्लान, पहला जनता गवर्नमेंट का 78 to 83 जिसको रोलिंग प्लान कहा गया, लेकिन 80 में ट्रंकेट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई। नई गवर्नमेंट ने जो 2 साल इंप्लीमेंटेशन के थे इस रोलिंग प्लान के, उनको एडजस्ट किया और फिर अपना फ्रेश 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया 80 to 85, जिसका मेन मोटो रहा गरीबी हटाओ, ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा, और डायरेक्ट अप्रोच और टारगेट अप्रोच, टारगेट ग्रुप अप्रोच, ये सब फीचर्स रहे 6th 5 ईयर प्लान। क्लियर है? आगे मूव करें 7th 5 ईयर प्लान। जो 7th 5 ईयर प्लान है, जो 1985 से 1990 के लिए बेसिकली रोल आउट किया गया, इसका मेन फोकस रहा कि फूड गेन प्रोडक्शन को कैसे रैपिडली इंक्रीज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जाए, प्रोडक्टिविटी को बेटर कैसे बनाया जाए, प्लस जो बेसिक टेनेंट्स है प्लानिंग के, जैसे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, ये अभी भी 7th 5 ईयर प्लान में भी इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स बने रहे। उसके अलावा 7th 5 ईयर प्लान जो स्टैंड आउट करता है अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है जवाहर रोजगार योजना, या जिसको JRY भी कहा जाता है, जिसको 1989 में लॉन्च किया गया। और इसका पर्पस यही रहा कि किस तरीके से वेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो हमारे रूरल पुअर्स हैं या जो हमारे गरीब हैं गांवों में, उनकी पॉवर्टी को, गरीबी को कैसे हटाया जा सके। कई सारे प्रोग्राम्स इनको सपोर्ट करने के लिए लाए गए, जैसे IRDP, CADP, DPAP
एंड डीडीपी, इनको रिफॉर्म किया गया, रीओरिएंट बेसिकली किया गया। जब 7th 5-year प्लान इंप्लीमेंट हुआ 1985 से 1990, अब 1990 तो मुझे लगता है एक ऐसा बेंचमार्क है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंडियन सोशल हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी में, जो मुझे लगता है सबको याद है। ये अर्ली पार्ट ऑफ 1990s ही रहा जिसमें इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से अपनी पूरी अप्रोच को चेंज करना पड़ा कि किस तरीके से हम चीजों को प्लान करें, कैसी हमारी इकोनॉमी रहेगी, किस टाइप की हम प्रोग्राम्स बनाएं, और एक क्लोज्ड इकोनॉमी के बजाय हम लिबरलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, ग्लोबलाइज करें, रेगुलेशंस को कम करें, सेंट्रलाइजेशंस को बेसिकली कम करें, डिसेंट्रलाइजेशन को कम करें। लेकिन वो सिचुएशन आने से पहले भी 7th प्लान के दौरान या 7th प्लान के खत्म होने के आसपास ही उस वक्त जो इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने अभी तक जो हमारे 7 5-year प्लान्स हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए हैं, इसको रिव्यू करना शुरू कर दिया कि क्या एक्चुअली इसके इंपैक्ट रहे, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या गैप्स रहे, क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्या चेंज करने की जरूरत है, व्हाट इज वर्किंग फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस। और ये 7th 5-year के प्लान के रिव्यू का नतीजा ही मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को समझ में आया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस है ये सेंट्रलाइज होती चली गई। तो ये 7th 5-year प्लान के बाद डिसाइड हुआ कि अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा पूरी प्लानिंग प्रोसेस को। और इसका ही नतीजा है कि जो अर्ली 1990s है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए 73rd एंड 74th, कि जिसके थ्रू जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, हमारी ग्राम पंचायत हैं, हमारी नगर पंचायत हैं, हमारी नगर निगम हैं एटसेट्रा, उनको ज्यादा इंडिपेंडेंस एम्पावरमेंट इंश्योर की जा सके। 1980s में बहुत लोगों की मिथ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसलिए हुआ कि 1980s या वो डिकेड जो 1990s को लीड करता है या बेसिकली प्रोसीड करता है, उसमें शायद हमारी ग्रोथ अच्छी ना रही हो। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 1980s का जो बेसिकली डिकेड रहा उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी रही। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? अगर इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस क्यों आया? इकोनॉमी तो ग्रोथ करती रही लेकिन हमारे जो फिस्कल इंबैलेंसेस थे वो सस्टेनेबल नहीं रहे। और ये अगर आप देखें जो हमारा 7th 5-year प्लान है 1985 से 1990, इसके एंड आने तक इंडिया की जो सिचुएशन बन गई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, वो बहुत अनफेवरेबल बन गई। मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास बोरोइंग हो गई, कर्जा हो गया, इकोनॉमी अच्छी रेट पे ग्रो कर रही है लेकिन उससे जो कैश हम जनरेट कर रहे हैं वो एक्चुअली जितना हमारे पास लोन है, जितना हमें वापस चुकाना है, उसको उसके पेमेंट के लिए इनफ नहीं है। हैवी फॉरेन लोन्स, उसके अलावा गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से इकोनॉमी इन लोन्स को, एक्सपेंडिचर्स को सर्विस नहीं कर पाई, मतलब फंड नहीं कर पाई। और इसी को एक्चुअली कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि हम अपना फॉरेन लोन नहीं चुका पाए, गवर्नमेंट को जो अलग अलग स्कीम्स में स्पेंड करना है वो स्पेंड करने के लिए हमारे पास कैश, मनी, फंड्स अवेलेबल नहीं रहे। प्लान्स अभी तक अगर हम देखें 7th 5-year प्लान 1990 तक अलग अलग रीजंस की वजह से, शुरुआत के 2 प्लान्स आप देखें तो हम सिर्फ समझने की प्रोसेस में थे कि प्लानिंग कैसे की जाए, फिर बीच में वॉर्स आए, फिर बीच में पॉपुलिस्ट मेजर्स बेसिकली लिए जाने लगे, फिर पॉलिटिसाइजेशन स्टार्ट हो गया, फिर हमने देखा इमरजेंसी हो गई, फिर हमने देखा कि एक गवर्नमेंट आई उसने दूसरे गवर्नमेंट के प्लान्स को कट शॉर्ट कर दिया, फिर वापस वही गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पहली गवर्नमेंट के प्लान्स को कट शॉर्ट कर दिया। तो कुछ अनस्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिली। फिर स्लोगन जैसे गरीबी हटाओ एटसेट्रा, तो इनके लिए जो पैसा पंप किया जाने लगा, इसका रियल बेनिफिट कितना एक्चुअली लोगों को हुआ ये आज तक डिबेटेबल है। लेकिन इसकी वजह से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो प्रूडेंट स्ट्रैटेजीज नहीं थी उनको इंप्लीमेंट किया जाने लगा। और इसकी वजह से हालांकि इकोनॉमी 1980s में ठीक ठाक रेट पे ग्रो करने लगी, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट जो रहा कि अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल डेफिसिट्स इंडिया को फेस करने पड़े। और उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि इंडिया के पास खुद के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल नहीं है,
इंडिया ने अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए कमर्शियल और एक्सटर्नल बोरोइंग्स ऑन हार्ड टर्म्स को रिसोर्ट किया। सो अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, और फिर जो पूरी प्रोसेस है लिबरलाइजेशन की, कि किस तरीके से हम इंटरनल डिमांड को बढ़ाएं, होम मार्केट को डेवलप करें, प्राइवेट प्लेयर्स को लाएं, ये सब इस पूरे 1951 के पहले प्लान से लेके जो हमारा 7th प्लान रहा 1990, मतलब रफली अगर आप देखें तो 40 इयर्स की ये जर्नी रही हमारी प्लानिंग प्रोसेस की, जिसमें हमने कई बार प्लान्स को एडजस्ट किया, फाइन ट्यून किया, नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए, नए स्लोगन्स लेके आए, नई आइडियोलॉजी लेके आए, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट उसका देखा जाए तो कुछ हद तक हमने हमारे पीएसयूज को डेवलप करने में सक्सेस देखी, कुछ हद तक हमने अपनी फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन एटसेट्रा में सक्सेस देखी, कुछ हद तक हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में सक्सेस देखी, लेकिन ओवरऑल जिस फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए था वो इन प्लान्स प्रोग्राम्स में नहीं देखा गया, जिसकी वजह से हमें कॉस्टली एक्सटर्नल बोरोइंग्स की तरफ मूव करना पड़ा। और जो इनवर्ड लुकिंग फिस्कल पॉलिसी है ये एक बहुत मेजर मिस्टेक बेसिकली प्रूव हुई, और टोटल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था वो पूरे कंट्री में डिटोरिएट होते हुए देखा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की हम डिटेल में आपसे बाद में बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या था, कैसे हम उससे बाहर आए, आईएमएफ की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रही जिसकी वजह से किस तरह का बेसिकली हमको रिफॉर्म करना पड़ा, क्या वो कॉन्टूर रहे उन रिफॉर्म्स के, क्या इंपैक्ट रहा, उसके बारे में एक डिटेल डेडिकेटेड लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये रहा हमारा एंड ऑफ 7th 5-year प्लान। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ने हिट किया इन अर्ली 1990s, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5-year प्लान आया जो कि 8th 5-year प्लान है 1990 से 1995 के टाइम पीरियड में, ये एक्चुअली टेक ऑफ ही नहीं कर सका, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सेंटर में चाहे आप फिजिकल कंडीशन देख लें, इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देख लें, या पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही थी, चेंज हो रही थी, डिटोरिएट हो रही थी। और इस वजह से जो 8th 5-year प्लान है इसको टाइमली तरीके से रोल आउट नहीं किया जा सका 1990 में। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में तो डेफिनेटली उस वक्त किए जा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड में भी बाकी कई कंट्रीज में भी देखे जा रहे थे। इसके अलावा 1980s का जो फिजिकल इंबैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, या बेसिकली जो सस्टेन नहीं कर पाई हमारी इकोनॉमी, हमारी इनवर्ड लुकिंग फिजिकल पॉलिसी की वजह से, उसका बेसिकली नतीजा रहा कि जो 8th 5-year प्लान 1990 में लॉन्च हो जाना चाहिए था उसको हमें डिले करना पड़ा। और जो नई गवर्नमेंट बनी उन्होंने फाइनली जून 1991 में चार्ज लिया, और उन्होंने 1992 में 8th 5-year प्लान को फाइनली लॉन्च किया। तो 8th 5-year प्लान का पीरियड हो गया 1992 टू 1997, और जो 2 साल बीच के रहे, 1990 में हमारा 7th 5-year प्लान खत्म हो गया, बीच में पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस रही उसकी वजह से हम 2 साल अपना 8th 5-year प्लान लॉन्च नहीं कर पाए। तो 1990 और 1991 प्लस 1991-1992 के दोनों सालों को 2 सेपरेट एनुअल प्लान्स के तौर पे पब्लिश किया गया। तो टोटल अभी तक कितने एनुअल प्लान्स हो गए दोस्तों? टेक ए गैस, याद करो। 5, इनफैक्ट मैं कहूंगा 6। कैसे? 66 टू 69 3 एनुअल प्लान्स, 78 टू 79 1 एनुअल प्लान, और 1991 टू 1992 2 और सेपरेट एनुअल प्लान्स। तो 3 प्लस 1 प्लस 2, 6 एनुअल प्लान्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव एनुअल प्लान्स 1990 टू 1992। सेकेंड एनुअल प्लान 92 में खत्म होने के बाद हम लोगों ने फिर 8th 5-year प्लान को लॉन्च किया 1992 टू 1997। और इसका जो बेसिक थ्रस्ट रहा 8th 5-year प्लान का कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज करेंगे और एक्चुअली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को रिजल्ट देंगे। लेकिन जो 8th 5-year प्लान 1992-97 के बारे में स्टैंड आउट करती है चीज, वो ये है कि एक्चुअली क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हिट किया हमने 7th 5-year प्लान के बाद, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया को लाने पड़े
जुलाई 1991 में स्टार्ट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद यह बहुत क्लियर हो गया कि अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इंडिया का पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जुलाई 1991 से स्टार्ट होकर, उसने हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। किस टाइप की इकोनॉमी होगी, प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज करना पड़ेगा और उसमें लिबरलाइज करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे मैक्रो स्टेबिलाईजेशन पॉलिसीज को बेसिकली लाना पड़ेगा। हायर फिस्कल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए, वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को टैकल करने के लिए, और जो अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर है, उसको बेसिकली कंट्रोल में लाने के लिए। यह पहला प्लान था जिसने एक्चुअली हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको रीवैल्यूएट करने पे, उनका इंट्रोस्पेक्शन करने पे पूरे कंट्री को मजबूर कर दिया कि रफली 40 साल से हम लगातार प्लान के बाद प्लान, प्लान के बाद प्लान, प्लान के बाद प्लान, बीच में एनुअल प्लान्स, रोलिंग प्लान्स एटसेट्रा, बहुत सारे मेजर्स लिए। क्या वो सही डायरेक्शन में थे? और जो मेजर कंसर्न्स इस पूरे इंट्रोस्पेक्शन से, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से निकल के आए, वो कुछ इस तरीके से लिस्ट आउट किए जा सकते हैं। एक चीज सबको क्लियर आ गई कि अब टाइम आ गया है कि जो स्टेट का रोल है पूरी इकोनॉमी में, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। स्टेट हर चीज खुद नहीं कर सकती, केपेबल भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट, उसको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी में ज्यादा रोल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो हमारे सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, उसके अलावा जो लेगार्ड स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स जो पीछे रह गए हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इंबैलेंस जहां पे बना हुआ है, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट को पंप किया जाएगा, खासतौर से ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव, सब्सिडीज के थ्रू। इसके अलावा जो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पॉपुलिस्ट मेजर्स की वजह से, या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस की वजह से, या इंप्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज की वजह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको अब कंट्रोल में लाना होगा, चेक करना होगा। यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो हमारी सब्सिडीज हैं उनको हमें रीस्ट्रक्चर करना होगा और रीफोकस करना होगा, ताकि उन्हीं लोगों तक सब्सिडी पहुंचे जो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। और एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन कि इतने सारे इयर्स में, 7 5-year प्लान्स में, 40 इयर्स में, 4 डिकेड्स में, हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस बहुत सेंट्रलाइज हो गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वो पूरे स्टेट्स को ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। हमारी लोकल बॉडीज के पास कोई आवाज नहीं है, ग्राम सभा लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं है, नगर पंचायत लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग नहीं है, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग नहीं है, विलेज लेवल पे प्लानिंग नहीं है। इसको सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को कैसे खत्म किया जाए और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ कैसे मूव किया जाए, यह हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद लास्ट जो इस पूरे इंट्रोस्पेक्शन मंथन का निचोड़ निकल कर आया कि अब हमें ग्रेटर फोकस करना होगा एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज पे, क्योंकि प्लान ने बहुत सारा एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट किया कि अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ानी है अपनी लार्ज पॉपुलेशन की, तो इंडस्ट्री के साथ साथ हमें बेसिकली, या इंडस्ट्री के बजाय हमें एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज और अलाइड सेक्टर पे भी मेजर फोकस अब देना होगा। और जैसा हमने बेसिकली अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि शुरुआत में प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री बेसिकली चूज की गई फॉर ए रीजन, बट 1990s के डिकेड में वर्ल्ड ओवर इंडिया में भी ये बात समझ में आने लगी कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को प्राइम मूविंग फोर्स बना देना और एग्रीकल्चर को बेसिकली नेग्लेक्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। और इसी का नतीजा रहा कि इंडिया ने ऑफिशियली फाइनली 2002 में इंडस्ट्रीज के बजाय एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स के तौर पे फिर से चूज किया। देर आए दुरुस्त आए। और यही लास्ट पॉइंट कि एग्रीकल्चर, रूरल एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस देना होगा ताकि हम एक बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकें। एक मेजर शिफ्ट कहा जा सकता है पूरे प्लानिंग प्रोसेस के माइंडसेट में। अभी तक सिर्फ इंडस्ट्रीज पे हमारा ज्यादातर फोकस था, चाहे आप फर्स्ट प्लान से देख लें जिसमें 44.6% डेडिकेटेड था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, सेकंड प्लान देख लीजिए, थर्ड प्लान देख लीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। अब समझ में आने लगा कि एग्रीकल्चर हमने बहुत दिनों तक निगलेक्ट कर दिया, अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे फिर से रिफोकस करना होगा। और जैसा कि जुलाई 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद और इकोनॉमी अब मूव करने लग गई,
लिबरलाइजेशन की तरफ, कि जब अब गवर्नमेंट का रोल बेसिकली कम हो जाएगा इकोनॉमी में, तो बहुत तरीके के क्रिटिसिज्म निकल के आए कि क्या अब वास्तव में प्लानिंग की जरूरत है। और क्या क्रिटिसिज्म थे वो? पहला, कि जैसे पूरी इकोनॉमी अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, मतलब सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगा, किस प्रोडक्ट का किस सर्विस की डिमांड है, प्राइवेट प्लेयर्स उसी हिसाब से उसका बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो प्लानिंग की फिर कहां जरूरत है? मार्केट अपने आप एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाएगा। पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, कि जब स्टेट रोल बैक कर रही है अपने एक्टिव रोल को, डायरेक्ट अप्रोच एटसेट्रा को, तो फिर प्लानिंग डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? पॉइंट नंबर 3, कि जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस है, इसको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज के जो पार्ट हैं, उसके हिसाब से अब पूरी प्लानिंग प्रोसेस जो पिछले 4 डिकेड से चल रही है, वो अब नहीं चल पाएगा। हमें पूरी प्लानिंग प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा। इसके अलावा ये बात भी सबको समझ में आ गई कि एक्चुअली जो हमारे सोशल सेक्टर हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन पे हमें और ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 8th 5-year प्लान। काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि पहले 7 5-year 7 5-year प्लान हमारे क्या रहे। 1990s का डिकेड जो कि एक माइलस्टोन माना जाता है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में, और किस तरीके से पूरी इकोनॉमी का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, जो लगातार बन रहा है, चल रहा है, आगे चलता रहेगा। क्या वो अंडरलाइंग फैक्टर्स थे, क्या वो डिबेट थी, डिस्कशंस थी, क्या वो सिचुएशन थी, सर्कमस्टांसेस थी, परिस्थितियां उस वक्त बन गई कि एक्चुअली चीजें इतनी खराब हो गई, उनको ठीक करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए, और प्लानिंग प्रोसेस पे उसका क्या बेसिकली इंपैक्ट पड़ा। चलिए, नेक्स्ट 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान। सो जो 9th 5-year प्लान है, जो कि 1997 से 2002 के लिए रोल आउट किया गया, तो इसमें तब इसको बेसिकली रोल आउट किया गया जब पूरी इकोनॉमी एक मेजर स्लोडाउन से गुजर रही थी, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था 1996-97 का, जिसका इंडिया और पूरे एशिया और पूरे वर्ल्ड ने बेसिकली इंपैक्ट देखा, इंडिया भी उससे आइसोलेटेड नहीं रहा गया। और ये जो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस रहा 96-97, 1991 में हमने डिसीजन लिया कि पूरी प्रोसेस को लिबरलाइज कर दिया जाए। लेकिन वहीं साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने यह दिखाया कि लिबरलाइजेशन अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं होगी, उसके भी बहुत सारे डाउनसाइड्स हैं, वो भी फेल हो सकती है। तो फिर लोगों को यह भी मन में आया, यह क्रिटिसिज्म लोगों के माइंड में आया कि जो पूरी लिबरलाइजेशन प्रोसेस है, जिसको पेनिसिया कहा जा रहा है कि हर मर्ज की एक ही दवाई है कि आप लिबरलाइज कर दीजिए, स्टेट को रोल बैक कर दीजिए, मार्केट इकोनॉमी को आगे आने दीजिए, क्या यह रियल सॉल्यूशन है? किस क्राइसिस ने इस डिबेट को ट्रिगर किया? साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1996-1997। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 1990s का मिड डिकेड के आसपास इंडिया ने जो स्टेप्स लिए, जो लिबरलाइजेशन शुरू किया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जुलाई 1991 से, उनसे इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन काफी इंप्रूव होने लगी। और फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम प्रिस्क्रिप्टिव प्लानिंग, मतलब यह बताने की बजाय कि आप ऐसे छोटी छोटी चीजें कैसे करेंगे, माइक्रो मैनेज की बजाय अब हम इंडिकेटिव प्लानिंग, कि हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बेसिकली बना देंगे और फिर हम इसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो 9th 5-year प्लान रहा, इन्होंने एम्बिशियस हाई ग्रोथ रेट, जिसका एक इन्होंने नंबर भी बेसिकली तय किया कि 9th 5-year प्लान रफली 7% ग्रोथ रेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ टाइम बाउंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने की कोशिश की जाएगी थ्रू द 9th 5-year प्लान। इसके अलावा इस 9th 5-year प्लान में फोकस दिया गया कि जो 7 डिफरेंट बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं, जिनको BMS भी कहा जाता है, उसके अलावा ऐसी सर्विसेज के लिए सेंट्रल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि इनकी कंप्लीट कवरेज इंश्योर की जा सके पूरी पॉपुलेशन में एक टाइम बाउंड मैनर में। अब आप सोच रहे होंगे ये बेसिकली बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS एक्चुअली है क्या? कौन सी 7 सर्विसेज हैं? पहली, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दूसरी, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। तीसरा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। चौथा, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस टू शेल्टरलेस पुअर फैमिलीज। पांचवा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन। छठा, कनेक्टिविटी ऑफ ऑल विलेजेस एंड हैबिटेशंस। और फाइनली 7वां,
स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब ड्रिंकिंग वाटर पे फोकस, हेल्थ पे फोकस, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस, शेल्टर या घरों पे फोकस, पुअर फैमिलीज पे फोकस, न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन पे फोकस, उसके बाद विलेजेस की कनेक्टिविटी, हैबिटेशंस पे फोकस, और पीडीएस को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, उस पर बेसिकली फोकस। इनके अलावा क्योंकि हमने देखा कि फिजिकल कंडीशन हमारी बहुत खराब हो चुकी थी 7th 5 ईयर प्लान के एंड तक, एक फिजिकल कंसोलिडेशन एक टॉप प्रायोरिटी बन गया पहली बार कि सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर से या जो फिजिकली प्रूडेंट पॉलिसीज नहीं है या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस से काम नहीं चल पाएगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ अब बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने होंगे। तो उस डायरेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इस प्लान की अगर हम देखें तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप रहा फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ कि किस तरीके से जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है गवर्नमेंट का उसको कंट्रोल किया जाए। और गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयूज। और ये कई तरीके से कर सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन को इंप्रूव करें, उसके बाद जो हमारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे हम कंट्रोल करें। तो पहला, शार्प रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, कटिंग डाउन ऑन सब्सिडीज, कलेक्शन ऑफ यूजर चार्जेस ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन पे यूजर सर्विसेज हम कलेक्ट करें ताकि रेवेन्यू बेसिकली हमारा बढ़े, सब्सिडीज हमें कम देनी पड़े। साथ ही साथ जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो वेजेस हो, पेंशन हो, पीएफ हो, उसको भी कम किया जाए। और तीसरा, फिजिकल कंसोलिडेशन का जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया वो है कि डिसेंट्रलाइज कैसे करें प्लानिंग को, और स्टेट्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा इन्वॉल्व कैसे करें हम पूरी प्लानिंग प्रोसेस में, प्लानिंग स्टेज से लेके इंप्लीमेंटेशन स्टेज तक। तो एक बहुत बड़ा रीओरिएंटेशन हमको एक्चुअली देखने को मिला 9th 5 ईयर प्लान। पहली बार इसमें बेसिक मिनिमम सर्विस का कॉन्सेप्ट आया, पहली बार इसमें फिजिकल कंसोलिडेशन का सर्विस का कॉन्सेप्ट आया, पहली बार इंडिकेटिव प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, पहली बार एक ग्रोथ रेट का नंबर डिसाइड किया गया 7% अचीव किया जाएगा, और पहली बार सोशल ऑब्जेक्टिव्स सेंट्रल असिस्टेंस के साथ टाइम बाउंड मैनर में कैसे इंश्योर की जाएंगी, ये भी एक्चुअली 9th 5 ईयर प्लान की ही देन है। अब जो हमारा अगला मेजर 5 ईयर प्लान है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से लेके 2007 के पीरियड के लिए बेसिकली रोल आउट किया गया। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एनडीसी इंश्योर कर सकें अपने फॉर्मुलेशन में। एनडीसी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है दोस्तों कि क्या इसका फंक्शन है, प्लानिंग कमीशन के साथ कैसे ये हमेशा काम करती रही है, कौन कौन इसके मेंबर्स हो सकते हैं, क्या इसका रोल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो 10th 5 ईयर प्लान था इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे कि अगले 10 ईयर्स में हम अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल कैसे करें, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा हम हायर ग्रोथ रेट्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली बेटर हो सके। हाई ग्रोथ रेट अचीव करना एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली उसका फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तीसरा, कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि प्लान ने कुछ मॉनिटरेबल टारगेट्स बेसिकली सेट किए 11 डिफरेंट इंडिकेटर्स पे, सेंटर के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी, कि मतलब अब टाइम आ गया है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, ये आपके टारगेट्स होंगे, आपकी परफॉर्मेंस इन टारगेट्स के कंपैरिजन में बेसिकली असेस की जाएगी। चौथा, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कि गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में। पांचवा, जो स्टेट का रोल है प्लानिंग में उसको इंक्रीज किया जाए, और जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पीआरआईज है, उनको और ज्यादा इसमें बेसिकली से दिया जाए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं हर सेक्टर में, चाहे वो पीएसयू हो, लीगल रिफॉर्म्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, इनको भी फटाफट से रोल आउट किया जाए। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये 10th 5 ईयर प्लान ही है जो जाना जाता है कि फाइनली हमने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर अब इंडिया की इकोनॉमी का प्राइम मूविंग फोर्स होगा, इंडस्ट्रीज नहीं। इसके अलावा सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाए। इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग, उनको इवैल्यूएट किया जाए कि वो कितनी इफेक्टिव रही हैं। तो ये रहा हमारा 10th 5 ईयर प्लान। पर कैपिटा को डबल करना 10 ईयर्स में, हायर ग्रोथ रेट्स
को क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करना, मॉनिटरेबल टारगेट्स को सेट करना, गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीआरआईज लोकल बॉडीज और स्टेट्स को इन्वॉल्व करना, उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स को लाना और एग्रीकल्चर को फाइनली प्राइम मूविंग फोर्स ऑफिशियली डिक्लेयर करना। ये 10th 5 ईयर प्लान में हुआ। सोशल सेक्टर पे ज्यादा स्पेंड करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और प्लानिंग का क्या एक्चुअली रोल है, फीडबैक है, आउटपुट है, रिजल्ट है, इंपैक्ट है, इसको पीरियडिकली रिव्यू करते जाना। फिर आया 11th 5 ईयर प्लान। तो जो 11th प्लान रहा, इसने एक टारगेट रखा। जैसे 10th 5 ईयर प्लान ने क्या टारगेट रखा? 7% पर एनम ग्रोथ रेट। तो 11th प्लान ने रखा उसको और बढ़ा के रफली 10% ऑफ ग्रोथ रेट। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी आया 11th प्लान में। 10th प्लान में भी हमने कहा कि जो ग्रोथ है इसका फायदा लोगों तक पहुंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफ बेटर होने में। लेकिन 11th प्लान ने उसको फॉर्मुलाइज कर दिया एक टर्म से जो आज तक यूज की जाती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ग्रोथ हो, 10% हो, 12% हो, 7% हो, लेकिन वो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब हमारी पॉपुलेशन, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री की हर कम्युनिटी, हर सेक्शन, हर एरिया, हर रीजन, हर क्लास, हर कास्ट, हर रिलीजन को इसका पूरा बेनिफिट मिले। इंक्लूसिव ग्रोथ इसे कहा जाएगा। जो प्लानिंग कमीशन है, इन्होंने कई सारे बेसिकली अपने कंसर्न्स जाहिर किए और 11th प्लान ही रहा जिसमें प्लानिंग कमीशन ने हमारी जो फिजिकल कंडीशन है उसको टैकल करने के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का बेसिकली सुझाव दिया। इंडियन पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को बेसिकली पास किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए टारगेट्स बेसिकली दिए जाएं, वो अनप्रूडेंट फिजिकल पॉलिसीज को फॉलो ना करें। और 1990s में जो हमारी कंडीशन हो गई थी कि हम खर्च करते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, वायबल नहीं है, पूरी इकोनॉमी फिर कोलैप्स करने की स्थिति पे पहुंच जाए, ऐसी सिचुएशन ताकि इंडिया में दोबारा ना आए। गवर्नमेंट के कई सारे कंसर्न्स थे कि हम 10% टारगेट तो हम रख रहे हैं 11th 5 ईयर प्लान जो बेसिकली 2007 से लेके 2012 तक रोल आउट किया जाएगा। लेकिन इस 10% ग्रोथ टारगेट को अचीव करने में कई सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। एक तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो सकता है, 6% से भी ज्यादा, उसको हम कैसे बेसिकली कंट्रोल में करेंगे। दूसरा, रुपी स्ट्रांग होता जा रहा है तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं ये कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। तीसरा, फूड ग्रेन्स कॉस्टली होते जा रहे हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स बेसिकली कॉस्टली होते जा रहे हैं। चौथा, उस वक्त इस प्लान पीरियड के दौरान हमने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थे, वो रफली $130-140 ए बैरल तक पहुंच गए थे, जिस वजह से हमें हैवी फॉरेन एक्सचेंज बाहर देना पड़ रहा था हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या CII हो, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या वर्ल्ड बैंक हो, इन्होंने एस्पर्शंस काउस्ट किए कि जो 10% का आपने टारगेट रखा है 11th 5 ईयर प्लान में, कहीं ये बहुत एम्बिशियस तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। ऑयल प्राइसेस हाई हैं, इन्फ्लेशन हाई है, फूड ग्रेन्स कॉस्टली हो गए हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स कॉस्टली हो गए हैं, आपका रुपी बेसिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, तो आपके एक्सपोर्ट्स अनकंपेरेटिव हो गए हैं। ये सारी चीजें हुई 11th 5 ईयर प्लान। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट 5 ईयर प्लान की तरफ। और इससे पहले हम लास्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया कि किस तरीके से हम अपनी पूरी प्लानिंग प्रोसेस को या अपने 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करें। तो 12th 5 ईयर प्लान जो रहा, जो कि एक्चुअली लास्ट 5 ईयर प्लान भी है इंडिया का, जो कि 2012 से 2017 के बीच में इंप्लीमेंट किया जाना था, इसको लाने से पहले एक ड्राफ्ट पेपर या ड्राफ्ट अप्रोच पेपर पब्लिश किया गया। इसका इनिशिएटिव लिया प्लानिंग कमीशन ने और एक बहुत वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू इस ड्राफ्ट अप्रोच पेपर को पब्लिश किया गया। और यह पहली बार हुआ जहां पे ऑफिशियली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया कि अब सिटीजन्स अपने राइट्स के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में कहीं ज्यादा बेटर इंफॉर्म्ड हैं और कहीं ज्यादा कीन है बेसिकली पूरी प्लानिंग प्रोसेस, इकोनॉमिक पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करने में, फीडबैक देने में, इनपुट देने में, इंगेज होने में। तो अब वो दिन कि एक बंद कमरे में या योजना भवन में या प्लानिंग कमीशन में या स्टेट प्लानिंग कमीशन में या कमिटीज में प्लान बना लिए जाएं और रोल आउट कर दिए जाएं लोगों से फीडबैक, इनपुट लिए बिना, वो टाइम अब खत्म हो गया है। अब हमें एक्चुअली सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को एंगेज करना होगा, उनसे फीडबैक लेना होगा, इस पूरी प्रोसेस को पार्टिसिपेटरी बनाना होगा।
और इस अप्रोच को फॉलो करते हुए प्लानिंग कमीशन ने रफली 950 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस से इनपुट लिए, कंसल्ट किया, बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशन से बेसिकली कंसल्ट किया, इनपुट लिया। उसके अलावा जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया हैं, गूगल हैंगआउट एटसेट्रा, इनके थ्रू जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनसे भी सजेशंस और इनपुट लिए गए। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है सारी की सारी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनियंस हैं, उसके अलावा 5 रीजनल कंसल्टेटिव कमिटीज भी बनाई गई जो अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट करेंगी और इस ड्राफ्ट अप्रोच पेपर में इनपुट प्रोवाइड करेंगी ताकि जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान हो 2012 से 17 तक, इसको ऑल इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और सभी के फीडबैक के साथ रोबस्ट बनाया जा सके। ये जो अप्रोच पेपर था प्लान के लिए, फाइनली एनडीसी ने इसको अप्रूव किया मिड 2011। और जो ड्राफ्ट अप्रोच पेपर है इसने कई सारे बेसिकली मेजर टारगेट्स को लिस्ट आउट किया गया इस पूरी कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के बाद। जैसे पहला इसने टारगेट रखा कि हम, जैसे हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान था उसका ग्रोथ रेट टारगेट क्या था 10%, 9th 5 ईयर प्लान का 7%, इसी तरीके से जो 12th 5 ईयर प्लान होगा इसका हमारा टारगेट ग्रोथ रेट रहेगा 9%। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की भी, चैलेंजेस की भी, डोमेस्टिकली भी, लेकिन यह भी देखा कि अगर हमें ये 9% टारगेट को अचीव करना है इस 12th 5 ईयर प्लान पीरियड के दौरान 2012 से 17 के बीच में, तो गवर्नमेंट्स को हर लेवल पे बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, रिफॉर्म्स बेसिकली लाने होंगे। पहला पॉइंट 9% टारगेट, डिफिकल्ट डिसीजंस टू अचीव इट। सेकंड, कि किस तरीके से हम अपने एफर्ट्स को और इंटेंसिफाई कर सके ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ऑन एन एवरेज रफली 4% का ग्रोथ हम इंश्योर कर सके इस 5 साल के 2012 से 17 के प्लान पीरियड के दौरान। उसमें भी 4% तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ, लेकिन उसमें जो फूड ग्रेन्स हैं वो रफली 2% ग्रोथ रेट, और जो नॉन फूड ग्रेन्स हैं जैसे हॉर्टिकल्चर हैं, लाइव स्टॉक हैं, डेयरी हैं, पोल्ट्री हैं, फिशरीज हैं, ये रफली 5 to 6% का ग्रोथ रेट अचीव कर पाए। जो हायर ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर, ये एक्चुअली सिर्फ ब्रॉड बेस्ड इनकम बेनिफिट्स रूरल पॉपुलेशन को इंश्योर नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको भी कंट्रोल करने में पूरी इकोनॉमी की या इंडियन प्लानिंग की या भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत हद तक हेल्प कर पाएंगे। तो अगर हम एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, 4% का एवरेज ग्रोथ करेंगे, फूड ग्रेन्स में 2%, नॉन फूड ग्रेन्स में 5 to 6% का, तो एक लार्ज पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ रही थी, जो हमने देखा अपने 11th 5 ईयर प्लान में, उसको भी बेसिकली एड्रेस किया जा सकेगा। इसके अलावा कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को प्रपोज किया गया ताकि इंक्लूसिवनेस का जो कॉन्सेप्ट आया 11th 5 ईयर प्लान में, उसको कंटिन्यू किया जा सके 12th 5 ईयर प्लान में भी। उसके साथ फोकस इंप्लीमेंटेशन पे, गवर्नेंस में, ताकि उनकी इफेक्टिव उन प्लान प्रपोजल्स की और ज्यादा इंश्योर की जा सके। पॉइंट नंबर 5, टारगेट नंबर 5 इसमें रखा गया कि इस प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 9% ग्रोथ और एग्रीकल्चर में 4% का एवरेज ग्रोथ, इन सबको अचीव करने के लिए इंडिया को एक्चुअली मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी को सोर्स करना बेसिकली अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक मेजर चैलेंज रहेगा। डोमेस्टिकली अभी हम इक्विप्ड नहीं है, या हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अभी इतनी केपेबल नहीं है कि इस 9% ग्रोथ रेट को सस्टेन हमें करवा सके। तो कैसे एनर्जी सेक्टर पे बेसिकली फोकस किया जाए। उसके अलावा अगर जीडीपी हमें 9% पे ग्रो करवानी है, तो जो कॉमर्शियल एनर्जी सप्लाईज हैं उनको 6.5 to 7% पर एनम रेट पे ग्रो करना पड़ेगा, ताकि जीडीपी के लिए जो एनर्जी सप्लाई अफोर्डेबल रेट्स पे, सस्ते रेट्स पे, वो इंश्योर की जा सके। और उस वक्त के प्लानर्स को यह बहुत क्लियर था कि जो इंडिया की डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाईज हैं काफी लिमिटेड हैं, तो इंपोर्ट्स पे हमें शायद डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ानी पड़ सकती है। और पेट्रोलियम की अगर आप देखें, आज भी सेम ही सिचुएशन है कि रफली 80% हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और मैं तो रफली 10 साल पेट्रोलियम सेक्टर में रहा हूं विद शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, स्लम्बरजे एटसेट्रा, कि एक्चुअली इंडिया में अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन सेक्टर बहुत डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि यहां की जियोलॉजी शायद कॉम्प्लेक्स है या बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया आज तक जो हमारी एनर्जी है पेट्रोलियम सेक्टर खासतौर से, उसका 80% से ज्यादा बेसिकली इंपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्लियरली हमें कोल पे शायद अपनी डिपेंडेंस को बढ़ाना पड़े, उसके अलावा हमें और ज्यादा डाइवर्सिफाई
करना पड़े। इंडिया में कोल सप्लाईज बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है वो सफिशिएंट ना हो इस 9% के ग्रोथ टारगेट को सपोर्ट करने में, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में। उसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको भी हमें कम करना होगा। मतलब अगर हमें एक समोसा बनाने में 10 कैलोरी पहले लग रही थी तो उसको घटा के हमें 7 कैलोरी करना होगा, 5 कैलोरी करना होगा, 4 कैलोरी करना होगा। तो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, हमें अपनी डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई को बढ़ाना होगा जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ एनर्जी प्राइसिंग को हमें रैशनलाइज करना होगा ताकि इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। तो रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, एनहेंस डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई, मुश्किल है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये रियलाइजेशन था उस वक्त का, इसको एक टारगेट के रूप में रखा गया। तो टारगेट नंबर 9 रहा 12th 5-year प्लान का। उसमें कहा गया कि एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, ताकि जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, वाटर यूज एफिशिएंसी को एनहेंस किया जा सके, खासतौर से एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फील्ड में, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। पॉइंट नंबर 10 कि हमें एक नया लेजिस्लेशन लाना होगा लैंड एक्विजिशन पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें एक स्ट्राइक बैलेंस करना होगा कि हम अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे हमें फैक्ट्री लगानी है, एक्सप्रेसवे बनानी है, मेट्रो चलानी है, उसके लिए जो लैंड चाहिए वो हम एक्वायर कर सकें, लेकिन उसके लिए जो उसके ओनर्स हैं, फार्मर्स हैं, एटसेट्रा, उनको एक फेयर कॉम्पनसेशन भी हम इंश्योर कर सकें ताकि उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब ना हो जाए। और इस बात को रियलाइज भी किया गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू बन जाए पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है, अर्बनाइजेशन है, इसके लिए जो हमें लैंड की जरूरत हो वो हम एक्वायर ना कर पाए। तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 10 रहा 12th 5-year प्लान का। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये फोकस एरियाज कंटिन्यू रहेंगे 12th 5-year प्लान में भी। और इनफैक्ट ये 12th 5-year प्लान ही रहा जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर को प्रपोज किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और यह भी कहा गया कि किस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को हम सिनर्जाइज बेसिकली कर सकें ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम आउटकम विद लिमिटेड रिसोर्स को हम अचीव कर सके। इसके अलावा जो 12th 5-year प्लान का ड्राफ्ट पेपर रहा उसमें इस बात पे भी एम्फेसाइज किया गया कि कैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हार्नेस कर सके, अट्रैक्ट कर सके। पॉइंट नंबर 12 रहा कि जो 9% की ग्रोथ रेट है, इसके लिए हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सारा इन्वेस्टमेंट अकेले नहीं कर पाएगी, तो हमें PPP मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इमीडिएटली फोकस करके, एक्सपेडाइट करके रोल आउट कर देना शुरू करना पड़ेगा ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है उनको टाइमली तरीके से एड्रेस किया जा सके। और फिस्कल करेक्शन की जो प्रोसेस हमने शुरू की अपनी 10th 5-year प्लान से, उसको आगे बढ़ाते ही जाना होगा दोस्तों। जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, इसमें स्टेट्स का, इसमें सेंटर का, बाकी इंस्टीट्यूशंस का फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। लेकिन यह भी कहा कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको और ज्यादा फंड्स की जरूरत है, उस फंड्स में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी होगी। इसके बाद किस तरीके से हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो इंडिया हमेशा, कोई भी कंट्री, मैं तो कहूंगा कि कभी भी रिसोर्सेज ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज होंगे आप उसका कुछ नया एक्सप्लॉयटेशन, नया प्लान, नया प्रोजेक्ट सोचना शुरू कर देंगे। जो अप्रेजल डॉक्यूमेंट बना 12th 5-year प्लान का, और ये बेसिकली बनाया किसने, ये बनाया नीति आयोग ने। और इसमें यह देखा गया कि अगर हम बहुत सारे इन फैक्टर्स को कंबाइन कर सके तो एक्चुअली 9% तो नहीं, लेकिन शायद 7.75% के आसपास ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे। और इस वजह से इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस से 12th 5-year प्लान के जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे, प्लान्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सब को देखते हुए यह भी समझ में आया कि फंडिंग की हमें बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अगर हमें 9% को ग्रोथ रेट को अचीव करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करना होगा, एनर्जी सेक्टर इंश्योर करना होगा, सोशल सेक्टर की फंडिंग हम कट नहीं कर सकते, फिस्कल कंसोलिडेशन भी हमें करना होगा। ये सब कैसे हो पाएगा, जब आपके टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे, आपका बेसिकली रेवेन्यू बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट 5-year प्लान।
तो सेंट्रल प्लान्स की स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस आप कह सकते हैं, थ्रू 12 5-year प्लान्स, एक के बाद एक 1951 से शुरू होकर 2017 तक जो ये 5-year प्लान्स बेसिकली इंप्लीमेंट हुए, उनकी क्या स्टोरी रही, क्या नैरेटिव रहे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, क्या नए कॉन्सेप्ट्स आते रहे, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या डाउनसाइड्स रहे, कैसे 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन बनी, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और प्लानिंग प्रोसेस का उस पर क्या बेसिकली इंपैक्ट रहा। फिर टाइम के साथ कैसे, जैसे कि 10th 5-year प्लान में इंडस्ट्री के बजाय एग्रीकल्चर को प्राइमिंग फोर्स की तरह फिर से एक्सेप्ट किया गया, और 12th 5-year प्लान की तरफ आते आते पूरी प्रोसेस कैसे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, पार्टिसिपेशन की तरफ, कॉमन सिटीजन के डिसीजन मेकिंग की तरफ, उनके इनपुट्स की तरफ, फीडबैक की तरफ मूव करने लगा। अब जो आज के लेक्चर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान है, जो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम है, जो हमने कहा कि 1975 में बेसिकली रोल आउट किया गया विद द सोल पर्पस कि कैसे हम पॉवर्टी एलिवेशन को इंश्योर कर सकें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसको टीपीपी भी कहा जाता है, ये एक्चुअली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान है। कब इसको लॉन्च किया गया? जुलाई 1975। ये जो प्रोग्राम है, इसका बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड और इंटेंसिव मॉनिटरिंग हम कर सकें बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स की, प्लान्स की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा बेसिकली लॉन्च किए गए हों, इंप्लीमेंट किए जा रहे हों। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप कहें तो वो है कि किस तरीके से हम हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें, खास तौर से ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे सेक्शंस, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे एरियाज जो कि पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे बेसिकली रहते हों। कई सारे एरियाज जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज, हाउसिंग, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और भी बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खासतौर से रूरल एरियाज पे इंपैक्ट हो सकता है, उसको इसमें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। इस 20 पॉइंट प्रोग्राम को, जो कि 1975 में लॉन्च हुआ, रीस्ट्रक्चर किया गया दो बार, 1982 और फिर 1986। अब क्योंकि लास्ट इसको जो रिस्ट्रक्चर किया गया, रिफॉर्म किया गया, चेंज किया गया, वो 1986 में किया गया, तो अब इस प्रोग्राम को कहा जाता है टीपीपी 86 और इसमें टोटल 119 आइटम्स हैं जो कि 20 डिफरेंट पॉइंट्स में क्लब्ड हैं, ब्रैकेटेड हैं। जो टोटल आइटम्स हैं 119, उसमें से 54 सिर्फ इस बात पे डेडिकेटेड हैं कि क्या बेसिकली इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया होंगे, क्या चीज हमको मॉनिटर करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो 65 आइटम्स हैं वो पहले से प्री सेट जो फिजिकल टारगेट्स हैं कि इतना अचीवमेंट होना चाहिए, इस तरीके से प्रोग्रेस को देखा जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो बाकी बचे हुए 20 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो मंथली बेसिस पे मॉनिटर किए जाते हैं, फीड किए जाते हैं। जो टारगेट्स हैं वो बेसिकली फिक्स की जाती हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और जो एलोकेशन है प्रोग्राम्स का, वो कौन करता है? जिनको मॉनिटर किया जाता है इन 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंडर, जो डिफरेंट 5-year प्लान्स बेसिकली रहे दोस्तों। अब ये जो टीपीपी 86 है, इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया 2006, तो अब इसका नाम हो गया टीपीपी 2006। और 2006 का जो रिफॉर्म लाया गया, मॉडिफिकेशन लाया गया, रिस्ट्रक्चरिंग लाई गई, उसका मेन एम था कि जो 21st सेंचुरी के चेंजेस हैं, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने जुलाई 1991 से रोल आउट करना शुरू कर दिए हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे हम एक डेडिकेटेड बेसिकली डिटेल लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो यूपीए गवर्नमेंट का, उसमें भी टीपीपी 2006 का एक मेजर रोल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि शायद ये पहला प्रोग्राम हो जो रूरल पॉवर्टी पे एक डायरेक्ट अटैक के रूप में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ कमिंग 5-year प्लान्स थे कि 6th प्लान 1980 to 85, जिसमें गरीबी हटाओ का मेजर स्लोगन दिया गया, ये भी जो टीपीपी 1975 में हमने लॉन्च किया, उसका जो एक्सपीरियंस रहा, फीडबैक रहा, उसके बेसिस पर ही बेसिकली लॉन्च किया गया कि किस तरीके से
हम इकोनॉमिक्स और रियल पॉलिटिक्स का एक बैलेंस प्रेजेंट कर सकते हैं कंट्री के सामने, इंडियन इकोनॉमी के सामने। नाउ पिछले कई डिकेड्स में जो प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उन्होंने इसको लगातार इंप्लीमेंट किया। और मिड 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको MSPI भी कहा जाता है, जो एक्चुअली इन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और 2015 के मिड में उन्होंने कहा कि ये जो TPP है, जो 75 में लॉन्च हुआ, इसके बाद 3 बार बेसिकली अमेंड हो गया, 1982, 86 और फिर फाइनली 2006। इसकी अब लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी है, इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। और इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके जो 50 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें 30 को गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के अंडर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में रूरल पॉवर्टी एलिवेशन के डायरेक्शन में एक डायरेक्ट अटैक के रूप में जो लॉन्च किया गया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान की तरफ, जिसको कहा जाता है MPLADS, मतलब द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये लास्ट सेंट्रल प्लान है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया है कि किस तरीके से जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली एक कंट्रीब्यूशन अपना इंश्योर कर सकें डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसको लॉन्च किया गया December 23, 1993 और स्टार्टिंग में जो इसका एलोकेशन था वो हर MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के फिर 94-95 में 1 करोड़ रुपीस पर ईयर कर दिया गया। उसके बाद 97-98 में एमपीज ने डिमांड की कि हमको 5 करोड़ रुपीस पर ईयर दिया जाए ताकि हम इस पैसे को यूटिलाइज कर सके डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स में। और इसको 1998-1999 में बढ़ा के इस अमाउंट को 2 करोड़ पर एमपी पर ईयर कर दिया गया। एंड फाइनली 2011 अप्रैल में इसको बढ़ा के 5 करोड़ पर एमपी पर ईयर किया जा चुका है। लेकिन साथ ही साथ 2011 में जब इस अमाउंट को बढ़ाया गया, लिमिट को बढ़ाया गया, तो उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई गाइडलाइंस भी इसमें इशू की कि आप जो पैसा स्पेंड करेंगे इन गाइडलाइंस, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही करेंगे। और ये स्कीम क्यों स्टार्ट हुई? अर्ली 1990s में कई सारे एमपीज में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, एकजुट होकर उन्होंने इस डिमांड को उठाया कि जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं ये डायरेक्टली मासेस तक पहुंच सके अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, इसकी कोई ऐसी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए। और उसी डिमांड को एड्रेस करने के लिए उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस MPLADS स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को एनफोर्स में लाया गया। इस स्कीम में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो कई सारे तरह के काम रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिएशन ऑफ फिक्स कम्युनिटी एसेट्स, या फिर लोकल एरिया में उनकी किस टाइप के डेवलपमेंट स्कीम्स की, प्रोजेक्ट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो सकती है, उसको वो रेकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या वहां के DM को, कलेक्टर को। और किस टाइप के आप रेकमेंडेशन कर सकते हैं, किस टाइप के आप इसमें वर्क ले सकते हैं, वो जो गाइडलाइंस इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, उसके बेसिस पे की जाती हैं। जो लास्ट गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो हुई हैं नवंबर 2005। और इन गाइडलाइंस के थ्रू किस तरीके से पॉलिसी इनिशिएटिव्स के थ्रू, मॉनिटरिंग के थ्रू, रिव्यूज के थ्रू इसकी इफेक्टिवनेस को, इसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जा सके, इस पे हमेशा से एक रिन्यूड फोकस रहा है। लेकिन क्या ये स्कीम रियली में इतनी सक्सेसफुल हुई है? जो 1990 से इसकी डिमांड की गई, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या ये उसको किस हद तक फुलफिल करने में बेसिकली सक्सेसफुल रही है? बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस स्कीम का इस बात को लेके हुआ है कि बहुत सारे इंस्टांसेस में इसके थ्रू बहुत अच्छा वर्क हुआ। इनफैक्ट पैंडेमिक का आप रिस्पॉन्स देखें तो बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने फंड से पैंडेमिक रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन या एक मेजर क्रिटिसिज्म है इस स्कीम का कि एक्चुअली इस स्कीम की आड़ में बहुत बार इन फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या
नॉन यूज ऑफ फंड्स भी देखने को मिलता है, खासतौर से ऐसे एरियाज में, ऐसे स्टेट्स में जो कंपैरेटिवली थोड़े से बैकवर्ड है, जहां पर स्क्रूटिनी अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीआरए लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पे, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इस स्कीम को बेसिकली स्क्रैप कर दिया जाए। क्योंकि जो हमारा आइडिया है 1990 से, जब हम सेंट्रलाइज प्लानिंग से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ मूव करने लगे, तो कि क्लियर हो गया कि पीआरआईज को हम ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और सेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर रहा है, फंडिंग रहा है, पावर्स नहीं है, उनको अब हम लोकल बॉडीज तक पहुंचाएंगे। ये स्कीम एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट काम करती है। ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस करती है, और जब पूरी थीम ही डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है, और पर्टिकुलरली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, तो क्यों ना इस स्कीम को खत्म करके ये जो फंड्स हैं, इसको जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे हमारी ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम एक्सेट्रा, इनको बेसिकली दिया जाए, ताकि वो बॉडीज उस पैसे को ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। और 2005 के बाद मई 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI ने फिर से रिवाइज्ड गाइडलाइंस इसमें जारी की हैं, पब्लिश की हैं, जो कि ज्यादा सिंपल हैं, क्लियर हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं टू ऑल द कंसर्न्ड। इसके कुछ की पॉइंट्स, जैसे जो नई रिवाइज गाइडलाइन है 2014 की, वो प्रोवाइड करती हैं दोनों लिस्ट कि ऐसे कौन से काम है जो आप नहीं करवा सकते, प्रोहिबिटेड है, इसके साथ कौन से परमिसिबल आइटम्स हैं, उसकी भी अब क्लैरिटी आ गई है। साथ ही साथ ट्रस्ट सोसाइटीज जो कि ट्राइबल पीपल के लिए अच्छा काम करती हैं, उनकी सीलिंग को अब बढ़ा के 75 लाख कर दिया है, पहले 50 लाख जो हुआ करती थी। इसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी भी फंडिंग एलिजिबिलिटी अब MP-LAD स्कीम के अंडर की जा चुकी है। इसके अलावा कोई अबैंडेंड है या सस्पेंडेड MP-LAD वर्क है, तो अगर मान लीजिए फंड्स खत्म हो गए या बीच में काम रुक गया, तो उसको स्टेट्स अपने फंड से कंप्लीट अब कर सकती हैं, ताकि जो पार्शियल कंस्ट्रक्शन हो गया वो वेस्ट ना चला जाए। फिर नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज हैं, इनमें भी आप फंड एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कोरोना पैंडेमिक या फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जो MPs हैं, अगर वो चाहें तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी जो स्टेट है, उनकी जो यूनियन टेरिटरीज है, उसके बाहर भी वो अपने इस MP-LAD फंड को एलोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जेंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसको आप कन्वर्ज कर सकते हैं जो बाकी अप्रूव्ड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि MG नरेगा, इनके साथ भी आप इसको टाइप करके सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंड्स हैं लोकल बॉडीज, इनको भी आप पूल कर सकते हैं MP-LAD वर्क्स के साथ। फिर पब्लिक और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, उसको भी आप परमिसिबल अप कर दिया है इन स्कीम्स में। इसके अलावा 1 MP 1 आइडिया एक एनुअल कंपटीशन हेल्ड किया जाता है, जिससे जो लोकल एरिया की प्रॉब्लम है, उनके क्या इनोवेशन सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको कंपटीशन के रूप में बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के डायरेक्शन में, और उससे जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको अब MP-LAD के फंड से फंड किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे इसको आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे, क्या इसकी ऑडिटिंग होगी, उसका भी एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है। MPs के पास इस स्कीम MP-LAD में ज्यादा चॉइसेस हों, इसकी वजह से एक लिस्ट जो कि इंडिकेटिव है, इलस्ट्रेटिव है, कि ऑफ द शेल्फ प्रोजेक्ट, मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, रोड, हेल्थ, सैनिटेशन, नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा। इन सारे सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रही हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लानिंग। अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे ले जाया जाए कि हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात कर ली, हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, हमने MP-LAD स्कीम को भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो जब ये तीनों सेंट्रल प्लान्स, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान्स कवर हो गए, अब चला जाए नेक्स्ट लेवल पे कि मल्टी लेवल प्लानिंग का क्या स्टेटस है इंडिया में, कंट्री में, इंडियन इकोनॉमी में। तो जो पहला स्टेट है, फर्स्ट स्ट्रैटा है, वो है सेंट्रल लेवल प्लानिंग, जिसमें हम तीनों जो सेंट्रल प्लान्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, 5 ईयर प्लान्स, 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड MP-LADS स्कीम। जो सेकंड लेवल है, सेकंड स्ट्रैटा है, तो सेंटर के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेट लेवल प्लानिंग। तो स्टेट लेवल प्लानिंग एक्चुअली इमर्ज होने लगी 1960s में, जब स्टेट्स को भी लगा
कि जो हमारी रिसोर्स बेस है, हमारे इश्यूज हैं, उसको क्यों ना हम अपनी प्लानिंग बॉडीज, स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स, उनके जो रिस्पेक्टिव सीएम्स उसमें हो, जो उसके डिफैक्टो चेयरमैन हो, इनके थ्रू लोकल लेवल पे प्लानिंग को शुरू कर दें। और जो स्टेट्स थी, ये भी जो सेंट्रल 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे 5 साल के, उनके पैरेलल स्टेट के 5 ईयर प्लान्स को रोल आउट करना शुरू कर चुके। तो फर्स्ट स्ट्रैटा सेंट्रल लेवल प्लानिंग, सेकंड स्ट्रैटा स्टेट लेवल प्लानिंग 1960 से स्टेट प्लानिंग बोर्ड्स के थ्रू। थर्ड स्ट्रैटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे प्लान करेंगे। तो सिमिलरली जैसा कि स्टेट लेवल्स प्लान इवॉल्व होने लगे 1960 से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेट 1960s में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स थी ये भी अपना खुद का प्लान बनाने लगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम या कलेक्टर उसके डी फैक्टो चेयरमैन हुआ करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स हैं, इनको फिर क्या कौन इंप्लीमेंट करता है? ये इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं अर्बन एरियाज में, या जो पंचायत हैं वाया ब्लॉक्स रूरल बेसिकली एरियाज में। अब सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेक्स्ट लेवल क्या होगा? नेक्स्ट लेवल होगा ब्लॉक लेवल प्लानिंग। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग है उसी का बेसिकली एक सब आइटम आप कह सकते हैं ब्लॉक लेवल प्लानिंग। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स हैं ये नोडल बॉडी होगी, और जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग है इससे फीडबैक लेते हुए इसको पूल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग या डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग बोर्ड्स में। और जो फिफ्थ स्ट्रैटा होगा ये होगा लोकल लेवल प्लानिंग। लोकल लेवल प्लानिंग 1980s में इवॉल्व होना शुरू हुई, और इसका पर्पस यही था कि इसको प्लान और इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक लेवल से भी नीचे ग्राम पंचायत लेवल के थ्रू, फिर ब्लॉक लेवल के थ्रू, वहां से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, फिर स्टेट प्लान्स, फिर वहां से सेंट्रल प्लान। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड फिफ्थ स्ट्रैटा लोकल प्लानिंग की नोडल एजेंसी रही, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड ही जो फोर्थ स्ट्रैटा है ब्लॉक लेवल प्लानिंग उसकी भी नोडल एजेंसी रही, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो थर्ड स्ट्रैटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग उसकी भी नोडल एजेंसी रही है रहा करती है। दोस्तों बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलते हैं इंडिया में, चाहे वो डिफरेंट पॉपुलेशन हो, डिफरेंट लोकल लेवल प्लानिंग की इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं। पहला विलेज लेवल प्लानिंग, दूसरा हिल एरिया, ऐसे एरियाज जो बेसिकली हिली एरियाज जहां पे टेरेन हो, और तीसरा ट्राइबल एरिया प्लानिंग। जो मल्टी लेवल प्लानिंग है इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि जो 1950s और 60s में हमारी पूरी प्लानिंग सेंट्रलाइज होती जा रही थी, अब वो मल्टी लेवल प्लानिंग, क्योंकि आप सिर्फ सेंट्रल प्लान ही नहीं, अब आप स्टेट प्लान्स, डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, ब्लॉक प्लान और लोकल लेवल प्लान्स इन पे भी काम करना कर चुके हैं। तो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ पूरी प्लानिंग प्रोसेस हमारी कंट्री में मूव होती हुई दिखाई दी। और कई लोगों का यह भी कहना है कि ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग रही ये इंडियन वर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग भी कहा जा सकता है, जिसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन का, अपने लोगों का, अपनी लोकल बॉडीज का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएंगे हमारी जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस है उसमें। ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग रही, क्या ये पूरी तरह सक्सेसफुल रही? क्या इसका ओवरऑल क्या असेसमेंट निकलकर सामने आता है? ऑन पेपर पिक्चर बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, बट लाइक रियल लाइफ इसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला। और अगर आप ओवरऑल असेसमेंट की बात करें तो ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग है ऐसा लगता है कि काफी हद तक इसको फेलियर कहा जा सकता है। क्यों बेसिकली फेल हो गई? क्या वो रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से ये मल्टी लेवल प्लानिंग, जिसमें हम सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर लोकल लेवल की बात करते हैं, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं रही, क्या रीजंस थे, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। पहली बात कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसके थ्रू हम लोगों का पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे डिफरेंट प्लान्स के फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन में, उसमें यह पूरी तरह अनसक्सेसफुल फेलियर रहा। जो बेसिक आइडिया है कि एक्चुअली मल्टी लेवल प्लानिंग स्टार्ट होगी ग्राम पंचायत से, वहां से ब्लॉक से, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से बेसिकली सेंटर, ये प्रॉपरली पूरा सिस्टम काम ही नहीं कर पाया। पहला रीजन ये। दूसरा, सिमिलरली जो स्टेट प्लान्स हैं और फाइनली जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं सेंटर के, इसमें जो प्लानिंग है
आइडिया यह था कि हर किसी का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन सच्चाई यह है कि एक्चुअली हर किसी का इसमें रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। ना ही गवर्नमेंट्स द्वारा कॉन्सर्टेड एफर्ट्स देखे गए जिसके थ्रू उन्होंने कभी कोशिश की हो कि सेंट्रल प्लान्स या स्टेट प्लान्स में एक ब्रॉड कंसल्टेटिव प्रोसेस हो, एक्सेप्ट 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान में हमने देखा कि फाइनली प्लानिंग कमीशन को लगा कि हमें अब जो हमारी अवेयर कॉमन सिटीजनरी है उससे फीडबैक लेना होगा, उससे बेसिकली कंसल्ट करना होगा। तीसरा जो फेलियर है कि जो सेंट्रल प्लान्स हैं वही ज्यादातर इंप्लीमेंट हो पाए। स्टेट्स हैं ना तो उनके पास स्किल है उस लेवल के, ना ही उनके पास फाइनेंस है कि अपने स्टेट प्लान्स को वो प्लान कर पाए और इंप्लीमेंट कर पाए। तो हो सकता है कि लोकल लेवल प्लानिंग हो, ब्लॉक लेवल प्लानिंग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग हो, अल्टीमेटली वो फनल करे स्टेट लेवल प्लानिंग में। लेकिन जब फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो कितना भी अच्छा स्टेट लेवल प्लान बना ले, इंप्लीमेंटेशन उसका ज्यादातर नेग्लिजिबल ही देखा गया। जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज के पास ना ही तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रहा, क्योंकि प्लान यही था कि स्टेट लेवल प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान या ब्लॉक लेवल प्लान को लोकल बॉडीज के थ्रू इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। तो तीसरा मेजर रीजन यह भी रहा कि उस वक्त लोकल बॉडीज के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था। वो सिंपल जो स्टेट प्लानिंग प्रोसेस था उसका एक आधा अधूरा सा कॉम्प्लीमेंट्री रोल में एक हिस्सा था। उनके पास ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, ना उनके प्लान्स थे, ना उनके पास स्टाफ था, ना उनके पास कोई एजेंडा था। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ, सारी प्रोसेस सिर्फ पेपर पर ही सिमट कर रह गई। चौथा जो मेजर फेलियर हम कह सकते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग का, वो ये है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें पूरी तरह ये फेल हो गया। और लोगों की तो छोड़िए, इवन जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन तक का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर नहीं कर पाए, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे। तो क्या इस पूरी थॉट प्रोसेस को मल्टी लेवल प्लानिंग की एक टोटल फेलियर कहा जा सकता है? मुझे लगता है नहीं। कई सारे लिमिट्स रहे, कंस्ट्रेंट्स रहे। पॉजिटिव लेकिन इसका यह रहा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने जो एमएलपी का फेलियर है, मल्टी लेवल प्लानिंग का फेलियर है, उसको फाइनली रिकॉग्नाइज किया। और गवर्नमेंट ने यह भी माना कि सिर्फ कागज में मल्टी लेवल प्लानिंग या ऑन पेपर मल्टी लेवल प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। हमें जो पूरी प्रोसेस है, पूरा डायरेक्शन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का, उसको फिर से सोचना पड़ेगा। और उसी का नतीजा आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जब तक आप लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें ऑन पेपर अच्छी लग सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये शायद वर्क नहीं करेंगी। और इन रिस्पॉन्स टू दिस फाइनली जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लाए गए, जिनके थ्रू जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, पीआरआईज हैं, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। यहां से कहानी शुरू होती है हमारी ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। चलिए अब ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अब एक डिस्कशन हो जाए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पार्ट एक सेंट्रलाइज्ड टाइप का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करेगी कि हमारा रीजनल इंबैलेंस खत्म होना चाहिए, पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डिसाइड करता है बाकी सारे एलिमेंट्स को। सोशलिस्ट टाइप का हो सकता है, कम्युनिस्ट टाइप का हो सकता है, लेकिन इंडिया जो कि एक डेमोक्रेसी है जिसको आप एग्जैक्टली सेंट्रलाइज काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कह सकते बिकॉज वी आर ए फेडरल कंट्री, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन दो मेजर रीजन रहे जिसकी वजह से इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमी को चूज किया। और ये डबल चैलेंजेस रहे कि पहला चैलेंज इंडिया के सामने था कि किस तरीके से जो हमारे इश्यूज हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारी कंट्री के सामने, हमारी लीडरशिप के सामने, हमारे लोगों के सामने, उनको टाइम बाउंड मैनर में कैसे एड्रेस किया जाए। और दूसरा कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग को एक रोबस्ट, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पे डेवलप किया जाए जो कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी प्लानिंग प्रोसेस को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा पाए। और इस पूरी प्रोसेस में गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है उसको करने की तरफ अगर आप पहला इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे तो वो रही एनडीसी का सेटअप। उसके बाद
जो मल्टी लेवल प्लानिंग अभी हमने बात की उसको बेसिकली प्रमोट करना। यह अलग बात है कि एमएलपी सक्सेसफुल शायद नहीं रही अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, लेकिन 1980s में यह भी क्लियर हो गया कि एक्चुअली जो एमएलपी है ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो रियल हो, रोबस्ट हो, स्ट्रेंथनिंग हो, जो सच में मल्टी लेवल प्लानिंग या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग या लोकल बॉडीज को ज्यादा एम्पावर कर सके पूरी प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट बनाने में। और 73rd 74th अमेंडमेंट उसी का एक्चुअली आप एक इंपॉर्टेंट नतीजा कह सकते हैं। जो प्लानिंग है, चाहे आप सेंटर की देख लें, चाहे आप स्टेट्स की देख लें, एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि स्टेट का या सेंटर का रोल होगा एक्चुअली प्लानिंग करना। और इस वजह से जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि आप प्लानिंग कमीशन देख लें, आप एनडीसी देख लें, दोनों ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सिर्फ कैबिनेट रेजोल्यूशन से दोनों बॉडीज को स्टैब्लिश किया गया। और यह एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, स्टैट्यूटरी मैंडेट नहीं है, सिंपल एक रेजोल्यूशन से तो एस्टैब्लिश्ड है, वो बॉडी धीरे धीरे इतनी पावरफुल बनती गई, इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिससे इन्फ्लुएंस होने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो उससे अंडरमाइन होने लगी, जैसे कि फाइनेंस कमीशन। अगर आप मुझसे कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या कोई एक ऐसा हमारे पास केस स्टडी है जिसको हम शोकेस कर सकें या जिस पर प्राउड फील कर सकें, केरला की जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, खासतौर से लोकल बॉडी प्लानिंग है, उसको हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव केस स्टडी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि केरला की भी जो लोकल बॉडी प्लानिंग है उसके भी अपने डाउनसाइड्स रहे होंगे। और किस टाइप के डाउनसाइड्स हो सकते हैं लोकल बॉडी प्लानिंग में, मैं भी अभी एज जॉइंट मजिस्ट्रेट चंदौली, अभी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नगर पंचायत चंदौली बेसिकली अपॉइंटेड हूं। ये जो इश्यूज मैं आपको बताने वाला हूं ये रियल इश्यूज हैं, ये सिर्फ ऑन पेपर इश्यूज नहीं है, बट जब हम रियल में फील्ड में उतरते हैं तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ये रियल हैं। और इस वजह से कोशिश बहुत हुई है, चाहे 73rd 74th अमेंडमेंट देख लें, किस तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर लें, किस तरीके से लोकल बॉडीज को एम्पावर कर लें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा इन्वॉल्व करें, लेकिन शायद उतनी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए उनको एम्पावर करने में या फिर उनको प्लानिंग प्रोसेस या डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट बनाने में, जितनी शायद इस डेमोक्रेटिक कंट्री की पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशंस है। पहला जो मेजर कंस्ट्रेंट्स है लोकल बॉडीज के सामने, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वो अभी भी क्लियर नहीं है। टैक्सेस की बात करें, बहुत कम खुद जनरेट कर पाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, ग्रांट से, फाइनेंस कमीशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है ज्यादातर जो लोकल बॉडीज हैं सिर्फ उसी पे डिपेंड करती हैं। पहला कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल स्टेटस। दूसरा, टैक्सेस की पावर पीआरआई को कुछ दी हुई है लेकिन उस पर क्लैरिटी नहीं है, कितना टैक्स, किस टाइप का टैक्स, कैसे वो टैक्स, नहीं अगर कोई पे करता है टैक्स तो क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो टैक्सेस का एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे ऑपरेट करेगा वो कॉन्टूर्स अभी भी डिफाइन नहीं है। दूसरा कंस्ट्रेंट। तीसरा कंस्ट्रेंट कि जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो बहुत बार देखा गया है कि शायद ना चाहती हो कि फंक्शंस, पावर्स और फाइनेंशियल अथॉरिटी डेलीगेट की जाए लोकल बॉडीज को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होने के बावजूद भी आज भी आप अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हैं। उसके साथ चौथा कंस्ट्रेंट, जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें राइट टू इंफॉर्मेशन या किस टाइप के उनके राइट्स हैं, अवेयरनेस है, उसकी भी बहुत कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल नहीं हो पाती है। पांचवा प्रॉब्लम कि जो मनी और मसल पावर है ये अब नेशनल स्टेट पॉलिटिक्स के साथ साथ अब लोकल बॉडी जो पॉलिटिक्स है उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करना शुरू कर चुका है। तो मिड 2002 तक अगर हम देखें तो ऑल इंडिया पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में, और उस वक्त पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने 21 पॉइंट मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिया कि किस तरीके से जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस हम बेटर कर सकें। गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिया, अश्योरेंसेस भी दिए कि इनको हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए हैं। और मिड 2006 तक की अगर हम बात देखें
प्लानिंग कमीशन ने एक लेटर लिखा सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कि एक्चुअली 11th प्लान हमारा इससे पहले शुरू हो 2007 से 2012 के लिए जो बेसिकली प्लान था, अगर आप अपने पीआरआईज को, लोकल बॉडीज को उनके डेलीगेट नहीं करेंगे फंक्शंस, पावर्स और फाइनेंसेस, तो जो आपके डेवलपमेंट के लिए फंड्स सेंटर देता है स्टेट्स को, उन फंड्स को नहीं दिया जाएगा। तो ये जो मिड 2006 का प्लानिंग कमीशन का इंपॉर्टेंट लेटर या स्टेप है, इसने काफी बेसिकली हेल्प की कि वो स्टेट्स को फोर्स करें कि ये जो लोकल बॉडीज हैं, पीआरआईज हैं, ये सिर्फ ऑन पेपर स्टैब्लिश ना हो, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं, फाइनेंसेस हैं, अथॉरिटी है, एम्पावरमेंट है, वो एक्चुअली रियल हो। और जब स्टेट्स को यह कह दिया कि आपको पैसा तभी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट जब पहले आप इनको डेलीगेट करेंगे फाइनेंसेस एंड फंक्शंस, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद फोर्स किया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप चाहो ना चाहो, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ यह स्टेप उठाना ही होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तरफ एक मेजर इंपॉर्टेंट तब भी लिया जब प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके उन्होंने फाइनली एक ब्रांड न्यू थिंक टैंक नीति आयोग को स्टैब्लिश किया। क्योंकि नीति आयोग है, इसका पर्पस है कि किस तरीके से बॉडी डिजाइन करेगी डेवलपमेंट पॉलिसीज को, खासतौर से यह ध्यान रखेगी कि नेशनल नीड्स क्या है, स्टेट नीड्स क्या है और लोकल बॉडीज की नीड्स क्या है, ताकि एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस स्टैब्लिश कर सके। इसके साथ नीति आयोग का मैंडेट है कि कैसे एक टॉप डाउन अप्रोच, मतलब प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन था कि हम डिसाइड करेंगे, आप सब फॉलो करेंगे, उसके बाद एक बॉटम्स अप अप्रोच करें कि नीचे से आप पता लगाइए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। यह नीति आयोग का सेकंड मैंडेट रहा। तीसरा जो मैंडेट है नीति आयोग का कि आप फाइनलाइज करेंगे सारे के सारे प्लान्स को, जो फंड्स की बेसिकली जरूरत है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, आप जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, जिसमें सीएम से सारे के सारे स्टेट्स चीफ हैं, चीफ्स ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैं, प्लस सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सभी एक साथ आकर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा जो आइडिया है टीम इंडिया का और नेशनल एजेंडा को कैसे हम एनहांस करेंगे थ्रू नीति आयोग, ये भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट मैंडेट माना जाता है। और अल्टीमेटली नीति आयोग का काम है कि कैसे वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और एक हाईली डिसेंट्रलाइज स्टाइल ऑफ प्रमोटिंग डेवलपमेंट प्लानिंग को प्रमोट करेगा। तो ये नीति आयोग के एग्जिस्टेंस के बाद डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में एक्चुअली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आ चुका है। अर्ली 2015 तक अगर हम असेसमेंट देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटलुक था, पहले आउटलुक था कि सेंट्रलाइज टाइप की प्लानिंग हो, फिर 1980s में समझ में आने लगा कि एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। उसके बाद ये भी समझ में आया कि जो मल्टी लेवल प्लानिंग है ये भी काम नहीं कर रहा है, तो 73rd 74th अमेंडमेंट को लाया गया। उसके बाद और कई सारे बेसिकली स्टेप्स आए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की डायरेक्शन में। और अगर मैं टोटल सम करूं, खासतौर से कुछ और इनिशिएटिव्स का, नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हो, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो, उसके बाद पीआरआईज के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, इन सब को डिस्कस करने के बाद कि और आप 4-5 चीजें मुझे बताइए जिससे लगे कि फाइनली पूरे कंट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज प्लानिंग से मूव करना शुरू किया डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ। तो आप अगर अर्ली 2015 तक का असेसमेंट देखें तो 2015 में फाइनली स्टेट्स का जो शेयर हुआ करता था, जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस था, वो बहुत बढ़ाकर 42% कर दिया गया। किसकी रिकमेंडेशन पे? 14th फाइनेंस कमीशन। मतलब अल्टीमेटली सेंटर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ज्यादा हम फाइनेंस देंगे स्टेट्स को, ज्यादा एम्पावर करेंगे, तो ही अपनी लोकल रिसोर्सेज, अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से डिसेंट्रलाइज प्लान तरीके से स्टेट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। दूसरा, जो स्टेट्स हैं उनकी फंडिंग है, उनके लोन्स हैं, उनके ग्रांट्स हैं, जो सेंटर से उनको मिलते हैं, उनको ज्यादा लिबरलाइज कर दिया गया अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे अपने स्टेट प्लान्स को फॉर्मुलेट करने और इंप्लीमेंटेशन करने में। उसके अलावा जो पूरा आइडिया है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में, उसकी भी बेसिकली यही मंशा है कि किस तरीके से आप इंटरनल फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे स्टेट्स की, उनको एम्पावर कर पाएंगे, और जिससे जो स्टेट्स का ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, टोटल टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उसको जब बढ़ाएंगे, स्टेट्स के पास ज्यादा फंडिंग अवेलेबल होगी, तो वो लोकल बॉडीज को भी ज्यादा पैसा डिवॉल्व कर पाएंगे, दे पाएंगे। और चौथा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो स्टेट्स हैं
अब ये सेंटर की परमिशन के बिना मार्केट से पैसा बोरो कर सकती हैं। जैसे उदय उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना है जो 2015-16 में लॉन्च की गई और इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्टेट्स चाहें तो उदय बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं जो उनके डिस्कॉम्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके 75% ड्यूज तक। और इसी को फॉलो करते हुए जो टोटल डिस्कॉम डेप्ट 2016 तक देखा गया 4.3 लाख करोड़, कई सारी स्टेट की जो डिस्कॉम्स हैं जो डेट के तले कर्जे के तले दबी हुई थी, उन्होंने फाइनली अपने खुद के बॉन्ड्स को इशू करना शुरू किया ताकि स्टेट्स इंडिपेंडेंटली मार्केट से पैसा बोरो कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सेंटर पहले बोरो करेगा और वो सबको फिर बांटेगा। स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दी, आपको कितना पैसा चाहिए, किस टर्म्स पे चाहिए, कब चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए, आप डिसाइड करिए। तो ये कुछ और इंडिकेटर्स हो गए कि फाइनली वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम ए वेरी हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफ इंडियन प्लानिंग टू ए रिलेटिवली मोर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये डिस्कशन हमारा रैपअप हो जाता है कैसे सेंट्रलाइज प्लानिंग से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स की तरफ एक्चुअली मार्च किया है। अब जो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, एक कंपैरिजन भी हो जाए, एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हो जाए प्लानिंग कमीशन वर्सेस फाइनेंस कमीशन। जो हमारा फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, कुछ कॉन्करेंट पावर्स भी हैं। ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोवाइड करता है सेंटर को साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि दोनों अपने अपने एक्सक्लूसिव फंक्शंस को इफेक्टिवली कर सकें। और इस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत इलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी ऐसे मेजर्स जिससे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल, फेयर, टेक्निकल, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। जो पावर्स दी गई हैं फाइनेंशियल कमीशन को या फाइनेंस कमीशन को पार्लियामेंट द्वारा, एक्चुअली ये क्लियरली मैंडेट करती हैं कि फाइनेंस कमीशन आइडेंटिफाई करेगी कि रेवेन्यू गैप स्टेट्स में कहां है, कैसे उन रेवेन्यू गैप्स को फिल किया जा सकता है। ग्रांट्स इन एड तो डेफिनेटली, ग्रांट्स इन एड का मतलब है अगर सेंटर पैसा देती है स्टेट्स को तो वो स्टेट वापस देने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन ग्रांट्स इन एड के बजाय स्टेट्स अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, रेवेन्यू गैप को कैसे बेसिकली फिक्स करें, इसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन क्लियरली रिकमेंडेशन देगी। फाइनेंस कमीशन कैपिटल रिलेटेड जो इश्यूज हैं स्टेट्स के उसको डिटरमिन नहीं कर सकती। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमने देखा, किसका देखा? फाइनेंस कमीशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, क्लियर मैंडेट है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी, स्टेट्स को रिकमेंडेशन देगी, रिसोर्स डिवोल्यूशन क्या होगा स्टेट और सेंटर का, उसके अलावा रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएंगे स्टेट्स और सेंटर, उसके बारे में रिकमेंडेशन देगी। इसके साथ साथ जब हमने प्लानिंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए जो हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नाम नहीं है और जो है प्लानिंग कमीशन, उसको सेटअप किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले कौन सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन या फाइनेंस कमीशन? प्लानिंग कमीशन। इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने से पहले प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन जैसा हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया पूरी प्लानिंग प्रोसेस में। साथ ही साथ सेंट्रल असिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेंटर की हेल्प कितनी होनी चाहिए स्टेट्स को, ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्लान्स को, अपने प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को फॉर्मुलेट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, इसमें भी प्लानिंग कमीशन ने हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले किया है। जो भी लोन्स हो, ग्रांट्स हो, जो सेंटर बेसिकली देती है स्टेट्स को अपने डेवलपमेंटल वर्क को कैरी आउट करने के लिए, वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ही होती आई है। और इस वजह से यह भी एक क्रिटिसिज्म है कि जो मैंडेट एक्चुअली फाइनेंस कमीशन को दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, वो काफी हद तक एनक्रोच कर लिया है, कब्जा कर लिया है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम सिर्फ प्लानिंग था,
लेकिन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, उसके रोल को, मैंडेट को एक्लिप्स कर लिया है। पीजे राजमन्नार, जो कि फाइनेंस कमीशन 1966-69 में स्टैब्लिश हुई, उसके हेड थे, उन्होंने क्लियरली यह भी कहा कि टाइम आ गया है। ये जो कंफ्यूजन है कि प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। दोनों के मैंडेट्स को बेसिकली क्लियर डिस्टिंक्शन देना चाहिए। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो प्लानिंग कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए, ताकि उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया जा सके, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारी रिकमेंडेशंस, बहुत सारे थॉट्स, आइडियाज के बावजूद भी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन या रिफॉर्म नहीं लाया गया। अब अगर हम देखें कि 1990s के डिकेड से कई सारे जो इवेंट्स हैं जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फोर्स कर दिया अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कि स्टेट्स का क्या रोल होना चाहिए, पूरी प्रोसेस ऑफ सिर्फ प्लानिंग ही नहीं लेकिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ मेजर इवेंट्स की थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। जैसे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए 91-92 में, तो बहुत क्लियर है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी क्लियर होंगे जब सेंटर के साथ साथ स्टेट्स भी एक एक्टिव रोल प्ले करेंगी। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा कि सेंट्रलाइज की बजाय डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएं, स्टेट्स के रोल को बढ़ाया जाए। दूसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो, और खासतौर से जब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए, और कब लाए गए? 1993 में। तो क्लियरली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि लोकल बॉडीज को ज्यादा एम्पावर करते हैं, वो तभी आप इंप्लीमेंट करवा पाएंगे क्योंकि लोकल बॉडीज फॉल करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर। तब आप स्टेट गवर्नमेंट्स को और ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे इस पूरी प्रोसेस में। सेकंड पॉइंट। तीसरा, जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स का एरा आया, जिसमें एक पॉइंट पर एक डजन से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, तो बहुत क्लियर सी बात है उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं बची बट स्टेट्स या उन स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पार्टीज को और ज्यादा एक्टिवली एंगेज करें। इसके अलावा जो 10th फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशंस रही, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डेवोल्यूशन को लॉ बना दिया 1995 में, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेट्स की पावर एनहेंस होती गई। इसके अलावा बहुत सारे और रिफॉर्म्स जो टाइम टू टाइम पे लाए गए हैं, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। 2002 को हम एक वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं अगर बात हो जाए कि स्टेट्स का रोल किस तरीके से प्रमोट हुआ, कैसे बढ़ाया गया, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स है स्टेट्स की, उसमें जुलाई 2002 में गवर्नमेंट ने जब 12th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2005-2010 में बेसिकली स्टैब्लिश की गई, तब के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया कि जो फ्यूचर है प्लानिंग कमीशन एक्चुअली एक कोलैबोरेटर का रोल प्ले करेगी फाइनेंस कमीशन के साथ, ताकि स्टेट्स की जो नीड्स हैं उसको भी प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया जा चुके। और इसी अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया कि एक मेंबर जो होगा फाइनेंस प्लानिंग कमीशन का, वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में भी काम करेगा, ताकि दोनों बॉडीज के रूप में या दोनों बॉडीज के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट हमेशा रहे। दोनों एक दूसरे से बहुत इंडिपेंडेंट बेसिकली जो काम करने लग गई हैं, क्लियर मैंडेट नहीं है, सिंक नहीं है, सिनर्जी नहीं है, उसको कैसे ब्रिज किया जा सके। 2002 गवर्नमेंट ने जो 4th फाइनेंस कमीशन था उसकी रिकमेंडेशंस को भी काफी हद तक माना। जो क्रिटिक्स हैं उनका यह भी कहना है कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव शायद लिए कि ये जो इंफ्रिंजमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन की गवर्निंग स्टाइल पे, उसके मैंडेट पे, एजेंडा पे, उसको फिक्स करने की हाफ हार्टेडली कोशिश ही की गई। सच माने तो जो कंटेम्परेरी नीड्स है इकोनॉमी की और फिस्कल फेडरलिज्म है, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में शायद गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स नहीं लिए जो शायद लेने चाहिए थे। एक और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, जब 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, जो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप की जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप मार्केट से डायरेक्ट बेसिकली बोरो कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के।
अगर आपकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की जो कंडीशंस हैं उसको आप फुलफिल करते हैं, तो इसको भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तरफ या प्लानिंग कमीशन के सेंट्रलाइजेशन से बाहर निकलकर एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनसे फायदा क्या हुआ? इनसे जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है वो बूस्ट हुई, ताकि ज्यादा ऑटोनोमस प्लान पार्टिसिपेशन हो सके स्टेट्स के थ्रू। सिमिलरली अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स की पूरी प्रोसेस को देख लें, जिसमें जो टैक्सेस हैं जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, उसमें स्टेट्स का बेसिकली ज्यादा रोल हुआ। जीएसटी में स्टेट्स का रोल धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज या जीएसटी टैक्स इंप्लीमेंट करवाया गया है। और जब 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन था या जो इंफ्रिंजमेंट था फाइनेंस कमीशन के मैंडेट पे प्लानिंग कमीशन द्वारा, अब वो खत्म हो चुका है। नीति आयोग का मैंडेट काफी डिफरेंट है। इसको एक थिंक टैंक के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जिसका एक मेन मैंडेट ये भी है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेसिकली ये फनल करते हुए फाइनली अपने इंटीग्रेटेड प्लान्स को अंजाम दे। तो ऐसा लगता है कि जो नीति आयोग है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि नीति आयोग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टेट्स इन द सेंटर, मतलब स्टेट्स का सबसे अच्छा नुमाइंदा है सेंट्रल गवर्नमेंट में या दोस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो है नीति आयोग। तो अल्टीमेटली जो डिबेट है पूरी सेंट्रलाइज प्लानिंग से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ, जो डिबेट है पूरी प्लानिंग कमीशन वर्सेस फाइनेंस कमीशन, और किस तरीके से नीति आयोग ने क्यों रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, ये सारा डिस्कशन मुझे लगता है सुनने के बाद अब आपके माइंड में रफली क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कहूंगा लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि इस पूरे डिस्कशन का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो जाए, ताकि अगर कोई गैप रह गया हो हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग में, उसको हम ब्रिज कर सकें, प्लग कर सकें, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है पूरी प्लानिंग प्रोसेस की, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, उनके रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मैंडेट्स की, उनकी इफेक्टिवनेस की, उसको और ज्यादा हम रोबस्ट बेसिकली कर सकें। जो प्लानिंग है इसका अगर आप शुरू से ही देखें, इंटेंशंस हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं, और जैसा हमने देखा प्लानिंग हिट एंड ट्रायल टाइप का एक्सपेरिमेंट रहा है कि बुक्स बाद में लिखी गई, एक्सपेरिमेंट पहले किए गए हैं। तो इसका शुरू से काफी क्रिटिसिज्म भी रहा है, कई सारी शॉर्टकमिंग्स भी देखने को मिली हैं। एक एक करके उन शॉर्टकमिंग्स, उस क्रिटिसिज्म को एक्चुअली एक फेयर तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। जो मेजर क्रिटिसिज्म है पूरी प्लानिंग प्रोसेस का इंडिया में, कि एक्चुअली प्लानिंग प्रोसेस लैक्ड ए पर्सपेक्टिव इन द प्लानिंग, कि दूर की सोच एक्चुअली मिसिंग थी, पूरी प्लानिंग प्रोसेस में पर्सपेक्टिव नहीं था। ऐसा लगता है कि जो प्लानिंग है वो इवैल्यूएशन बेस्ड होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आपने एक 5 ईयर प्लान रोल आउट किया, उसको आप पहले देखिए कि क्या अच्छी चीज रही, क्या खराब चीज रही, क्या गैप्स रहे, अगले प्लान में उन सारे इनपुट्स को एंटर करिए। प्लस एक लॉन्ग टर्म आपके माइंड में हमेशा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बजाय। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जाता है कि शुरुआत की अगर हम बात छोड़ दें तो उसके बाद ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के बजाय जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो पॉपुलिस्ट मेजर्स थे, या जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्लानिंग स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से हम एक्चुअली पर्सपेक्टिव प्लानिंग को अंजाम नहीं दे पाए इंडियन प्लानिंग में। उसके अलावा कि ये एक्चुअली इवैल्यूएशन बेस्ड होनी चाहिए, और इवैल्यूएशन बेस्ड आप तब कर पाएंगे तब उसकी इफेक्टिवनेस के लिए आपके पास डेटा कलेक्शन हो कि कौन कौन सी चीजें ठीक से काम की हैं, किस में इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है, किस में इंप्रूवमेंट की कम जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंडिया में 2000 तक कोई ऐसी नेशनल बॉडी नहीं रही जो एक्चुअली एक नोडल बॉडी के रूप में काम कर सके इस सारे डेटा को कलेक्ट करके इवैल्यूएट करने में। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन रहे सी रंगराजन 2000, उन्होंने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि आप एक पैन इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन आप स्टैब्लिश करिए जो नोडल एजेंसी हो पूरे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ जो कंप्यूटराइजेशन है, डेटा डिलीवरी हो, क्वार्टरली रिव्यू हो, परफॉर्मेंस बजट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो पूरी प्लानिंग को इवैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच दे सकते हैं। वो हमारी प्लानिंग से काफी सालों तक, काफी डिबेट्स तक मिसिंग रहे। साथ ही साथ सिर्फ शॉर्ट टर्म इलेक्शन बेस्ड हो सकता है, पॉपुलिस्ट हो सकता है, या शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए जो आपको मेजर्स लेने हो सिर्फ वो हो सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडियन प्लानिंग से मिसिंग रहा।
जो फर्स्ट प्लान है उसमें अगले 20 इयर्स के लिए पर्सपेक्टिव प्लान था, लेकिन उसके बाद के अगर आप प्लान्स देखें तो ज्यादातर प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए ही बनाया है। फाइनली 10th प्लान में गवर्नमेंट को यह चीज रियलाइज हुई कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग विदाउट पर्सपेक्टिव इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड फाइनली एक्चुअली गवर्नमेंट ने 11th प्लान से, जैसा हमने कहा, कि मॉनिटरेबल टारगेट सेटअप करना शुरू कर दिए ताकि आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ सोच सके। जैसा हमने डिस्कस किया कि 11th प्लान 12th प्लान में जब हमने कहा कि 9% का ग्रोथ हो या 10% का ग्रोथ हो, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए हमको फॉरेक्स चाहिए, उसके लिए हमको स्किल्स चाहिए, उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग 10th 5 ईयर प्लान के बाद देखने को मिलने लगती है। वहीं 1970 की अगर आप बात कर लें तो बहुत से लोगों का कहना है कि आर्म चेयर प्लानिंग हुआ करती थी। योजना भवन में बैठ के बिना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लान बना दिए जाते थे। तो पहला मेजर क्रिटिसिज्म, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव प्लानिंग इन इंडियन प्लानिंग प्रोसेस। दूसरा, फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोच के देखिए, जो इंडिया की प्लानिंग है उसको बहुत ब्लेम किया जाता है कि जो रीजनल इंबैलेंसेस हैं, कि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे एरियाज आज भी इतने बैकवर्ड रह गए हैं, वहीं दूसरे स्टेट्स, दूसरे एरिया, सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे प्लानर्स ने इसके बारे में नहीं सोचा? ऐसा नहीं है। सेकंड प्लानिंग में ही रीजनल इंबैलेंसेस को ब्रिज करने की डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करना है इसके बारे में बहुत फाइनल डिटेल्स को हम इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। ये शुरू से ही क्लियर था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है नेशनल लेवल पे, इसको एक हाईली इफेक्टिव टूल की तरह यूज किया जाए टू प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। लेकिन इंडियन केस में ऐसा लगा कि जिस तरीके से हमने इस चीज को इंप्लीमेंट करवाया, इसने बहुत उल्टा ही, नेगेटिव ही, ऑपोजिट ही इंपैक्ट हम पर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमें बैलेंस्ड ग्रोथ अचीव करनी है तो एक्चुअली हमें राइट टूल्स यूज करने होंगे। हमें प्लान फंड्स एलोकेट करने होंगे डिफरेंट सेक्टर्स को, प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को। लेकिन कई बार ऐसा होता था, पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से या लैक ऑफ पर्सपेक्टिव प्लानिंग की वजह से वो इफेक्टिवली नहीं हो पाता था। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी सोचिए कि बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज लगें, इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, उनका डेवलपमेंट हो, इसके लिए 1950s से ही गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही डिफरेंशियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम ऐसे एरियाज में इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे जो बहुत पिछड़े हुए हैं। लेकिन सोच के देखिए, जो एरियाज पिछड़े हुए हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपनी इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहेगा। और अगर आप जबरदस्ती पब्लिक फंड से कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट फैक्ट्री वहां लगा देते हैं तो वो बहुत अनकंपेटिटिव हो जाएगी। वो इसलिए इनकंपेटिटिव हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उसके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है, स्किल उसके पास नहीं है। तो ओवरऑल आपने जबरदस्ती एक बहुत रिमोट एरिया में इस थिंकिंग के साथ, इंटेंशंस आपकी अच्छी हैं लेकिन टेक्निकली सोचिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाएगी, कंपेटिटिव प्राइस पे प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, स्किल लेबर्स को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जो ऐसे एरिया में है जहां पे हर चीज की कमी है एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल हाउस को फ्लरिश करने के लिए। इंडस्ट्रीज वहां लगेंगी जहां पे रिसोर्सेज पास में हो, जहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी हो, जहां स्किल अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, कनेक्टिविटी हो। ये सारी चीजें नहीं है वहां। अगर आपको लगता है कि मैं रीजनल बैलेंस क्रिएट करूंगा अपने प्लान्स के थ्रू और रिमोटेस्ट एरियाज में इंडस्ट्रीज को लगाऊंगा, तो शायद वो ऑब्जेक्टिव आप एक्चुअली अचीव करने की बजाय उस प्रेशियस रिसोर्स या फंड्स हैं उसको ऐसी चीज में पंप करना शुरू कर देंगे जिसका फेल होना शुरुआत से ही निश्चित है। और आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, इतने एफर्ट के बावजूद भी रीजनल बैलेंस या रीजनल ग्रोथ या बैलेंस्ड बेसिकली प्लानिंग या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया के सामने चैलेंज बना हुआ है। दो क्रिटिकल एनालिसिस। जो तीसरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर रहा हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस का। बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं कि 1950 से ही, शुरुआत से ही बहुत सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी रही हमारे प्लानिंग प्रोसेस की। एनडीसी जब हमने स्टैब्लिश किया ताकि मल्टी लेवल प्लानिंग को प्रमोट करवाया जा सके, हमने यह भी देख लिया कि बहुत सक्सेसफुल
नहीं रहा। उसके अलावा नेशनल प्लानिंग कमेटी फर्स्ट प्लान में ही यह भी कहा गया कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन पहले 3 डिकेड्स में कहूंगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट को शायद ये अप्रिशिएशन नहीं हो पाया हो कि शॉर्ट टर्म गोल्स के कारण हम शायद सेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ सब कुछ कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। और जब 1980s में सेंटर को यह रियलाइजेशन हुआ कि सेंट्रलाइज प्लानिंग एक टोटल फेलियर होता जा रहा है, तो उन्होंने प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ मूव करना शुरू किया। और 1993 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया ताकि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को प्रमोट किया जा सके बाय डेलीगेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द लोकल बॉडीज। लेकिन यह भी हमने देखा कि आज की डेट में भी ऑन पेपर लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स उनके सामने हैं। फंड्स का प्रॉब्लम है, पॉलिटिसाइजेशन का प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं है, पावर्स डिवॉल्व नहीं हुई है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स की ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं लोकल बॉडीज के साथ। सो क्लैरिटी भी बेसिकली नहीं है। लेकिन फाइनली 10th प्लान से इवेंचुअली हम लोगों ने स्टेट्स को ज्यादा पूरी नेशनल प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन देना शुरू किया, जो कि 11th प्लान में और बढ़ा, 12th प्लान में और बढ़ा, और नीति आयोग को एस्टैब्लिश होने के बाद शायद ये पूरा गेम अब पहले से कहीं बेटर दिखाई देता है। साथ ही साथ टैक्सेस एक्सेट्रा में भी स्टेट्स का डेवोल्यूशन लगातार बढ़ाता जा रहा है हमारा फाइनेंस कमीशन। चौथा जो क्रिटिसिज्म है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है वो हमारी बहुत लॉपसाइडेड रही, फेलियर रही, टोटल फेलियर आप उसको कह सकते हैं। जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस है इंडिया में, वो शुरुआत से ही हेविली टिल्टेड थी कि जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ। हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही, जिसको महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है, अब ऐसी इंडस्ट्रीज चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, ये पैसा इनको फंड बहुत चाहिए एस्टैब्लिश होने के लिए, वर्क करने के लिए, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेसिकली नहीं दी जाती। इसके बजाय इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के बजाय इंडिया को कैसी इंडस्ट्रीज चूज करनी चाहिए थी? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जिसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1990s में, ये एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगा, और जैसा हमने देखा कि फाइनली 2002 में एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने प्राइम मूविंग फोर्स बनाया, और एग्रो इंडस्ट्रियल और एग्रो प्रोडक्ट्स को अब हम बहुत तेजी के साथ एग्रो प्रोसेसिंग को धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं, ताकि सिर्फ इंडस्ट्री लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है, मान लीजिए 10,000 करोड़ की आपने एक मेजर सीमेंट इंडस्ट्री लगा दी, लेकिन वो सिर्फ 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। वहीं आपने 10,000 करोड़ में टेक्सटाइल की 1,000 हैंडलूम्स लगा दी, जिसमें हो सकता है कि 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा सेंस बनता है? ऑफ कोर्स जो ज्यादा लेबर इंटेंसिव हो, क्योंकि जब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो आप कितनी भी इंडस्ट्रीज लगा देंगे, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही उसके प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट अपना बहुत ज्यादा पैसा ऐसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में पंप करेगी। तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी रही वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। प्लस 5वां जो इसका क्रिटिसिज्म है कि हमारा जो एम्फेसिस रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा रहा। हमने लेक्चर नंबर 4 में काफी डिटेल में डिस्कस किया कि उस वक्त की कंडीशंस को देखते हुए इवन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया गया, डिफेंस के लिए पब्लिक सेक्टर को यूज किया गया, प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं था बहुत सारे एरियाज में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए पब्लिक सेक्टर को लाया गया। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर को इसलिए भी बेसिकली लाया गया कि अगर हमें मान लीजिए एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसके लिए जो टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा है, वो भी हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करने होंगे। इंपोर्ट हम कर नहीं सकते, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लाया गया। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इंप्लीमेंट किया इंडिया में, वो तरीका शायद एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं रहा, और शुरुआत के कुछ 1 या 2 या 3 डिकेड्स के लिए हमको लाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जल्दी से उनको फेज आउट करके जब एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पीछे हट जाना चाहिए था। लेकिन शायद हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्शंस हो, वोट बैंक कंपल्शंस हो, या और भी इश्यूज हो सकते हैं, उनकी वजह से हमारा जो एम्फेसिस रहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक बना रहा। जो 6th क्रिटिसिज्म है कि एग्रीकल्चर को हमेशा से सेकंड क्लास का दर्जा दिया गया और एग्रीकल्चर हमेशा इंडस्ट्री से ओवरशैडो रही। बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि शुरुआत में हमने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया और सिर्फ ये 2002 रहा, तो फाइनली हम लोगों ने एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को हटा के प्राइमिंग फोर्स बनाना शुरू किया।
क्योंकि फूड सिक्योरिटी हो, चाहे जो एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो, जो आज भी रफली 58.2% है, और कंडीशन जैसे कि मार्केट फेलियर एक्सेट्रा, इससे क्वेश्चन जो हमें चीज कर सकती है, अगर हमारी एग्रीकल्चर बहुत एडवांस्ड हो। चाइना का एग्जांपल के बारे में हमने पिछले लेक्चर नंबर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि चाइना हमसे बेटर क्यों परफॉर्म कर पाया, कि उन्होंने फर्स्ट 3 डिकेड्स तक इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स के तौर पे चुना। एग्रीकल्चर ने वो सरप्लसेस जनरेट किए, वो कैश जनरेट किया, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जिसको बाद में इंपॉर्टेंट बेस की तरह यूटिलाइज किया एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए। आज भी अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट है, कि जब हमारा किसान अपनी प्रोड्यूस को सेल करेगा, उससे चीजें प्रोडक्ट बाय करेगा, उसी बेसिस पे इंडस्ट्रीज बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगी। तो एक्चुअली हमें एग्रीकल्चर को बहुत लंबे टाइम तक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते रहे। 10th प्लान ने फाइनली एग्रीकल्चर को कोर एलिमेंट माना डेवलपमेंट का। और 1980s की आप बात देख लीजिए, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो हमने डिस्कशन किया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन्होंने भी इस बात को समझा कि एग्रीकल्चर का मतलब बैकवर्डनेस नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब पुअर होना नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव लार्ज पॉपुलेशन को आप बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। और अल्टीमेटली जो WTO प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें भी एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह एक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर क्लियरली अर्जेंट अटेंशन की नीड में है, ताकि जो पूरा प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, उसका फायदा पहुंच सके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे फार्मर्स, हमारी रूरल पॉपुलेशन को। जो 7th क्रिटिसिज्म है इस पूरी प्लानिंग प्रोसेस का, कि जो हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी है वो बहुत फॉल्टी रहा। जैसा अभी हमने बात किया कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां रॉ मटेरियल हो, मार्केट हो, चीप लेबर हो, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो। लेकिन जो हमारे प्लान्स थे वो न्यू इंडस्ट्रियल लोकेशन बैकवर्ड रीजन्स में बेवजह पुश करते थे। इस वजह से उनको सेटअप करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा, वहां पे लेबर नहीं मिलेगा, रिसोर्स नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ओवरऑल उस इंडस्ट्री को चला पाना बहुत मुश्किल होगा, या उसका जो प्रोडक्ट होगा बहुत एक्सपेंसिव होगा, इवेंचुअली वो लॉस में चली जाएगी। फिर आप उसको पब्लिक पैसे से फंड करेंगे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया उस एरिया के लिए, तो वो पॉलिटिकल एक बड़ा इशू बन सकता है। तो आपकी शुरुआत से जो स्ट्रैटेजी रही वो स्ट्रैटेजी टू फेल आप कह सकते हैं रही। जो 8वां बड़ा क्रिटिसिज्म है, 8th बिग क्रिटिसिज्म, की रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, कि हमको हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्लान्स, PSUs एक्सेट्रा सेटअप करने के बजाय हमें सेटअप करनी चाहिए थे हाई एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव प्लान। क्योंकि जब हमने हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्लान्स बनाए, अपनी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को स्टैब्लिश किया, बाद में वो लॉस मेकिंग हो गई, तो उनकी सब्सिडीज, उनकी सैलरीज, उनके इंटरेस्ट, उस बर्डन को बेयर कौन करता रहा? इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, एज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली आपके जेब में लिमिटेड पैसे हैं, या तो आप उससे किसी प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन में काम कर ले, या जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें वो पैसा लगातार आप पंप करते रहे। जैसे एयर इंडिया हर साल 5,000, 7,000, 10,000 करोड़ के लॉस में है, और जब आपके पास 10 और प्राइवेट एयरलाइंस एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही हैं, तो क्यों आप बेवजह लिमिटेड रिसोर्सेज में से वो 10,000 करोड़ हर बार लॉस मेकिंग एयर इंडिया को फंड करने में लगाएंगे? तो ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म रहा कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हमारी इतनी रोबस्ट नहीं थी। 9th क्रिटिसिज्म, कि जो प्लानिंग प्रोसेस है ये 4th प्लान से ही पॉलिटिसाइज होती हुई दिखाई दी। डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे, सोशियो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस होगी, और अल्टीमेटली वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स से होगी ही होगी। और ये और भी ज्यादा देखने को मिलता है जो थोड़ी सी कम मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स या जो वोट बैंक कंपल्शंस होते हैं उनको केटर करने के लिए हम जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी है, उसको थोड़ा सा कई बार दरकिनार कर देते हैं। और इस वजह से जैसे जैसे हमारी प्लानिंग प्रोसेस बढ़ती गई, हमने ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन देखा पूरी प्लानिंग प्रोसेस का, चाहे वो डिजाइन हो, उसके साथ चाहे उसका इंप्लीमेंटेशन हो। तो इस वजह से प्लानिंग यूटिलाइज होनी चाहिए थी रीजनल बैलेंस ग्रोथ को डेवलप करने में, लेकिन इसका हो सकता है कि इंपैक्ट थोड़ा सा और ज्यादा नेगेटिव हो गया हो दोस्तों। और 2014-15 में एक टर्म आपने सुना होगा, पॉलिसी पैरालिसिस, कि इतनी कॉम्प्लेक्स पूरी सिचुएशन हो गई, पूरे सब्सिडीज को लेके, टैक्सेस को लेके, डिफरेंट डिसीजंस को लेके,
करप्शन को लेके इस पॉलिटिसाइजेशन और नेक्सस की वजह से, कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस की जो स्पीड थी, एक्सपेक्टेशंस थी, या उसका रोल आउट था या फॉर्मुलेशन थी, वो काफी हद तक ऐसा दिया गया कि शायद कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने डिटेल में कवर किया सारे 5 ईयर प्लान्स को। फिर हमने जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लान रहे हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 को, फिर थर्ड हमने कवर किया एमपीएलएडीएस को, फिर हमने मल्टी लेवल प्लानिंग को कवर किया, उसके बाद प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन का एक मोटा मोटा कंपैरिजन किया, कैसे दोनों का फंक्शन ओवरलैप करता रहा, कैसे सिचुएशन इवॉल्व हुई। फिर हमने लास्ट में कवर किया कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ हमने कैसे मूव किया, और फिर अगर पूरी प्लानिंग प्रोसेस को आप देखें इंडिया की, तो उसका एक्चुअली क्या एनालिसिस निकल के आता है, क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन निकल के आता है, क्या क्रिटिकल एग्जामिनेशन आपको मेजर 9 गैप्स इसमें बताता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इंडियन प्लानिंग का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 ऑन इंडियन इकोनॉमी आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।